बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जमात हम आज हम उर्दू लाज़मी जो है उसका करेंगे सबक नंबर 8 मुलम्मा, और ये एक अफसाना है। मुलम्मा का मतलब क्या है? मुलम्मा का मतलब असल में होता है दिखावा और बनावट। इसकी मुसन्निफ़ हैं हाजरा मसरूर, और ये जो सबक है ये सफ़ा नंबर 60 पर है। हाजरा मसरूर जो हैं वो इस सबक के ज़रिए अफसाना निगारी की तारुफ़ करवाना चाहती थी। दूसरा ये कि वो माशरे में ज़ाहिर व बातिन के दोगलेपन की निशानदेही जो है वो बहुत अच्छी तरह से लोगों को करवाना चाहती हैं। दूसरा ये कि जो लोगों में दिखावे की आदत होती है उसके नफसियाती पस मंज़र की नकाब कुशाई करना, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो हाजरा मसरूर ने अपने अफसाने में बताई हैं। एक और बात भी कि तुलबा को जो है वो अफसाने की सिंफ से वाक़फ़ियत दिलाना चाहती हैं कि अफसाना क्या होता है, और दूसरा ये कि अच्छे अफसाने में किस किस्म की खूबियाँ जो हैं वो होनी चाहिए, वो सब भी इसमें उजागर की गई हैं। अब हम आते हैं इसकी पढ़ाई की तरफ। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी। रेलवे टिकट घर के सामने, जी रेलवे टिकट घर, जहाँ पर स्टेशन पे आप जो है टिकट वगैरह ख़रीदते हैं उसको टिकट घर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में, स्याह रेशमी काला रेशमी रंग का जो बुरका था उसमें लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई नकाब, कुछ मुतअज्जब सी निगाहें। पलटी हुई नकाब यानी कि नकाब जो है वो उसने ली हुई थी और उसकी जो निगाहें थी वो बहुत ज़्यादा मुतअज्जब थी, यानी कि बड़ी हैरान कुन निगाहें थी उसकी। रात के 11:30 बज चुके थे। जब वो स्टेशन पर पहुंची तो उस वक़्त जो है वो वक्त रात के 11:30 का था। तो वो कहते हैं रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। गाड़ी जो है वो 15 मिनट तक जो है वो वापस आनी थी, लेकिन टिकट घर की खिड़कियाँ अब तक बंद थी। वो कहते हैं कि गाड़ी के आने में, चूँकि जब आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जो है ट्रेन की जब टिकट लेनी होती है तो आप उससे आधा घंटा पहला या 1 घंटा पहले टिकट खरीदते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब ये आलम था कि गाड़ी के आने में 15 मिनट रह चुके थे और टिकट घर की जो खिड़कियां हैं वो अभी तक बंद थी। ज़ाहिर है किसी ने टिकट नहीं खरीदी थी। जहाँ पर जिस किसी शहर में लोगों ने जाना था उसकी हैरान नज़रें बंद खिड़कियों से सर टकरा टकरा कर उकता गई। हैरान नज़रें यानी कि बहुत ज़्यादा हैरान व परेशान जो उसकी नज़रें थी, और वो उस किस तरफ थी? वो थी टिकट घर की तरफ, उन बंद खिड़कियों की तरफ। तो वो कहती है टकरा टकरा कर मुराद यानी कि बार बार देख देख कर जो है वो उकता गई थी, तंग आ गई थी। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और पंजों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे इन सबको सफ़र करना ही ना था। वो कहते हैं जब उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो ज़मीन और पंजों पर, यानी कि पंजों से मुराद के जो रेलवे स्टेशन पर जो जगह होती हैं, जो ऊपरी जगह होती है, जो बेंच वगैरह होते हैं वो पर, तो वो कहती हैं कि उन बेंचों पर और उस ज़मीन पर जो है वो लोग इस तरह पड़े हुए थे जैसे कोई लाशें पड़ी होती हैं, जैसे इन सबको सफ़र करना ही ना था। यानी कि वो इतनी गहरी नींद सो रहे थे कि ऐसे लगता कि जैसे इन्होंने सफ़र ही नहीं करना। वो आहिस्ता से कुल्ली की तरफ मुड़ी जो इसका हल्का फुल्का टैची केस और मुख्तसर सा बिस्तर सर पर रखे हुए था। वो कहते हैं कि जब वो कुल्ली कौन होता है? रेलवे स्टेशन पर जो सामान उठाने वाले होते हैं उनको कहते हैं। वो कहते हैं बहुत आहिस्ता से वो कुल्ली की तरफ मुड़ी जो इसका हल्का फुल्का सा अटैची केस से मुराद के एक ऐसा ब्रीफ केस होता है या ऐसा बैग होता है जिसके बीच में जो है वो कपड़े वगैरह या सामान रखा जाता है, और मुख्तसर सा बिस्तर। मुख्तसर से बिस्तर में क्या होगा कि उसका जो गद्दा और सरहाना वगैरह कंबल है वो उसका मुख्तसर सा बिस्तर होगा। तो वो कहते हैं उसको लिए जो है वो सर पर रखे हुए उसके साथ था। कुल्ली अब तक टिकट घर नहीं खुला। उसने कुल्ली से पूछा कि अब तक जो है वो टिकट घर क्यों नहीं खुला? यूँ गाड़ी हमेशा लेट रहत है। यो से मुराद ये। तो वो कहता है हमेशा लेट रहत है यानी कि लेट रहती है। तो ये उस ज़माने की जो है वो ज़ुबान थी जो इस किस्म की बोली जाती थी, यूँ गाड़ी हमेशा लेट रहत है। हत्ता कि हम लोग आम ज़ुबान में जो है या फिर हमारी ज़ुबान है, अगर हम उसमें बोलते तो हम उसमें कहते कि गाड़ी जो है वो हमेशा लेट रहती है, लेकिन उस दौर की ज़ुबान के मुताबिक जो है वो कुल्ली ने ये जवाब दिया। कुल्ली ने अपनी धुंधली सी तन्हा आंख उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी
धुंधली सी यानी कि गैर वाज़िया। तो वो कहते हैं कि उसकी इस तरह से गैर वाज़िया से मुराद कि उसकी जो आँख है उससे बहुत कम नज़र आता था। तो कुल्ली ने अपनी धुंधली सी आँख जो है उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ गाड़ दी, यानी कि उस पर जमा दी, और जैसे उसकी दूसरी फूटी हुई आँख का धंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। और इस तरह से कि जैसे उसकी दूसरी फूटी हुई आँख, यानी कि उसकी जो दूसरी आँख है वो चूँकि ज़ख्मी वगैरह थी या सही नहीं थी, उस आँख का धंसा हुआ पपोटा यानी कि आँख का जो पपोटा है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ था और अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। तो वो कहते हैं अपनी बेमायगी, यानी कि बेमायगी जिसके कोई तौर तरीके नहीं होते, या फिर ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल बदनुमासी जो है वो नज़र आती है, तो वो कहते हैं कि उस पर जो है वो फड़कने लगा। यानी कि वो जो कुल्ली था वो उसकी जो आँख थी, उसका पपोटा, उसमें कोई मसला वगैरह था जिसकी वजह से वो कहते हैं कि उसका जो पपोटा था वो फड़कने लगा, या जो ही कह लें कि वो देखता किसी की तरफ तो उसकी आँख का पपोटा जो है वो फड़कता था। तो कहाँ बैठूँ मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। तो फिर वो कहती है कि कहाँ बैठूँ मैं, वो खुद से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नज़रें बिखेर दी। अब जो है वो उसके करीब पड़े हुए सोए हुए जो गरीब लोग थे जो कि ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, तो उसने अपनी नज़र जो है वो उनके ऊपर जमा दी। यहीं बैठ जाओ। यहाँ इसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान गरीब कुल्ली की नज़रों में कोई हकीकत नहीं रखता। उसने बड़ी हैरानगी से कहा यहाँ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का यानी कि बहुत प्यारा जो खूबसूरत था, उसका चेहरा जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और उसका नफीस सामान, नफीस कहते हैं उम्दा को, उसका जो उम्दा सामान था वो गरीब कुल्ली की नज़रों में कोई हकीकत नहीं रखता, यानी कि कोई हैसियत ही नहीं रखता, ना उसके चेहरे की, ना उसके बुर्के की, और ना ही उसके सामान की। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा, यानी कि दिल जो है वो बड़ा इस तरह से हो गया कि जैसे उसे बहुत दुख हुआ, और खामोशी से नीम तरीक सी काली कलोटी सड़क की तरफ देखने लगी। अब वो बड़ी खामोशी से नीम तरीक यानी कि कम अंधेरे वाली जो है, यानी कि इतना अंधेरा जो कि बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं होता, उससी काली कलोटी सड़क, जो नीम तरीक सड़क होती है उसे जब आप दूर से देखते हैं तो वो बड़ी काली सी नज़र आती है। तो वो काली कलोटी, काले स्याह रंग की जो सड़क थी वो उसकी तरफ जो है देखने लगी, जिस पर इक्का दुक्का चरख चूम करते हुए यक्के की मैली चमनियों वाली बत्तियों से एक कसीब सी रोशनी निकलकर सड़क पर रींग रही थी, जिस पर इक्का दुक्का यानी कि कोई एक जो है चरख चूम करते हुए यक्के कहते हैं जो बैलगाड़ी होती है, कि ऐसी जिसके ऊपर आगे जो है वो बैल है और वहीं उस गाड़ी को जोतते हैं, तो वो कहते हैं चरख चूम। ये आवाज़ सी है, जब बैलगाड़ी चलती है तो उसमें से इस तरह की आवाज़ आती है। उसकी मैली चिमनियों यानी कि चिमनियाँ जो रोशनी करने वाली लालटेन होती है उनको कहते हैं, वो कहते हैं कि मैली चिमनियों वाली बत्तियों से एक कसीब सी रोशनी, कसीफ एक गाड़ी को कहते हैं, तो कहते हैं एक गाड़ी सी रोशनी जो है वो निकलकर सड़क पर रींग रही थी। रींगना मतलब पेट के बल चलना, वैसे तो इसका मतलब है, लेकिन रींग से मुराद के जैसे जो है वो तरह तरह के एंगल बनाकर जो है वो रोशनी इधर उधर चल रही थी साथ साथ। अब आते हैं सफ़ा नंबर 61 की तरफ। अपनी मौजूदा हालत की तरफ उसका ख्याल फ़ौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। जब उसने ये सारा कुछ देखा तो उसका जो ख्याल है वो बहुत जल्दी जो है वो अपनी मौजूदा हालत की, अब मौजूदा हालत यानी कि जो हाल की हालत यानी कि अब की जो हालत है, तो वो कहते हैं उसकी तरफ जो है उसका ख्याल दौड़ गया। मैं क्या हूँ इस वक्त, कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी क्या हैसियत है। देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख्याल लड़की, लेकिन दर हकीकत एक मुट्टे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान लड़की, बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन। वो कहते हैं कि अगर देखने वालों की नज़र में अगर कोई भी उसे देखता उस लड़की को, तो वो यही ख्याल करता कि ये बहुत ज़्यादा अमीर कबीर यानी कि बड़े अमीर ख़ानदान की एक आज़ाद ख्याल लड़की, लेकिन असल में वो एक मिटे हुए ख़ानदान यानी कि वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जो अमीर कबीर नहीं बल्कि बड़ा गरीब सा ख़ानदान था। और वो लड़की जो है वो बड़ी परेशान थी, बल्कि बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन। तो वो कहते हैं वो बिल्कुल ऐसे थी जिस तरह आप लोगों को यक्के की धुंधली लालटेन मालूम होती थी, यही हालात लड़की के असल में थे। रखे देत हैं सामान इसी जगह, कुल्ली बोला। रखे देत हैं यानी कि हम इस जगह आपका सामान रख देते हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। उसने किस कदर गुस्से से कहा। लड़की ने कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। फिर अंधेरे में घूरने लगी, फिर वो अंधेरे में जो है वो इधर उधर घूरने लगी।
अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चिड़र चिड़र पैदा हुई और एक साया लरसता हुआ बढ़ने लगा। अब वो कहते हैं अंधेरी सड़क कहते हैं जहाँ ऐसी सड़क जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और वहाँ पर करारे बूट यानी कि जो नए बूट होते हैं उनकी चिड़र चिड़िए इसमें सूत होती है, यानी कि जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं। तो वो बूटों की जो आवाज़ थी वो चिड़र चिड़र थी, तो वो कहते हैं चिड़र चिड़र बूटों की आवाज़ जो है वो पैदा हुई और एक साया लरसता हुआ बढ़ने लगा, लरसता हुआ कांपता हुआ जो है वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। आखिर स्टेशन की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने उस तरफ आ रहा था। जब उसने स्टेशन की तेज रोशनी में देखा तो क्या देखा उसने कि एक कबूल सूरत की एक अच्छी सूरत वाला नौजवान जो है, नौजवान मतलब एक अच्छी सूरत वाला लड़का जो है, और उसने क्या पहना हुआ था, एक भारी ओवरकोट पहना हुआ था जो उसकी तरफ आ रहा था। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रही है हजरत। जब लड़की ने देखा तो उसने वो ये समझ रही थी कि ये शायद टिकट लेने के लिए आ रहे हैं हजरत। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी, बेसाख्ता यानी कि एकदम से अचानक से जो है वो मुस्कुराई। नौजवान टाई की घिरा कसता उस पर एक चुभती हुई नज़र डालता टिकट करके पीछे निकल गया। तो वो कहते हैं कि वो जो लड़का है टाई की घिरा कसता यानी कि जो टाई उसने पहनी हुई थी वो उसकी घिरा कसता हुआ और एक चुभती हुई नज़र जो है उसने लड़की के ऊपर डाली और टिकट करके पीछे निकल गया। लड़की के खुले हुए लब सिकुड़ गए, खुले हुए लब यानी कि जैसे वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, जब लड़का चला गया तो उसके लब जो हैं वो एकदम से सिकुड़ गए। सिकुड़ जाने से मुराद ये है कि पहले वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई लेकिन जब लड़का चला गया तो उसे बहुत बुरा लगा। होगा कोई अमीरज़ादा, फिर उसने अपने दिल में सोचा होगा कोई ये अमीरज़ादा यानी कि किसी अमीर बाप की औलाद होगी, भला वो 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा। 3rd क्लास कहते हैं तीसरे दर्जे को। तो वो कहते हैं ये होगा कोई अमीरज़ादा, इसे भला क्या ज़रूरत थी कि ये तीसरे दर्जे के किसी डिब्बे में बैठता ट्रेन के। फिर हम सामान रख के जायत हैं। अब वो कुल्ली जो है वो कुल्ली लड़की की खामोशी से झुंझलाकर बोला। जब कुल्ली ने देखा कि लड़की जो है वो इतनी ज़्यादा खामोश बैठी हुई है और कुछ सोच रही है तो एकदम से वो जो है झुंझलाया और उसने जो है लड़की को कहा फिर हम सामान रख के जायत है यानी कि मैं आपका सामान रख के अब चला जाऊँ यहाँ से, बको मत। फिर लड़की ने आगे से कहा बको मत यानी कि फजूल बकवास मत करो, मैं यहाँ हरगिज़ ना बैठूंगी। वो ऊंची आवाज़ में बोल उठी। फिर लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में उससे बोलकर कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं इस जगह पर बिल्कुल नहीं बैठूंगी। कुल्ली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते। वो बोला तुम जनाना इंटर क्लास यानी कि ऐसी क्लास जो कि बड़ी शानदार होती है और जनाना से मुराद जहाँ पर औरतें बैठती हैं। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम इंतज़ार गाह को कहते हैं कि तुम मुझे वहाँ क्यों नहीं ले जाते। वो बोला फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा। लड़की बोली, लड़की कुल्ली से ही मुखातिब थी। फिर लड़की जो है वो कुल्ली से मुखातिब हुई, उससे बोली कि मैं अगर वहाँ से ले जाऊँगी फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा। टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का। नौजवान भी जैसे कुल्ली से पूछ रहा था। फिर नौजवान जो है वो कुल्ली से मुखातिब होकर जो है इस तरह से पूछ रहा था कि जैसे वो लड़की से नहीं कुल्ली से पूछ रहा हो कि टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर क्लास का, कि तुम्हें सेकंड क्लास का टिकट चाहिए या फिर इंटर क्लास का। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई। सन्नाटे में आ जाना एकदम से चुप हो जाना। तो एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए लड़की जो है वो सन्नाटे में आ गई, एकदम से हक्का बक्का सी हैरान सी हो गई। कुल्ली चलो, वो बड़े रोब से कहने लगी, बड़े रोब से यानी कि बड़ा एक रोबो दबदबा था, एक दबदबे के साथ जो है उसने कुल्ली से कहा कि चलो यहाँ से। आगे आगे कुल्ली था और पीछे पीछे वो। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल ज़मीन पर एक दिलचस्प शोर बखेर रही थी। आगे आगे जो है उसके कुल्ली जा रहा था और लड़की जो है वो उसके पीछे पीछे थी। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल, लड़की ने जो ऊंची एड़ी पहनी हुई थी वो सैंडल जो है वो कहते हैं कि उस एड़ी का जो शोर था वो बड़ा दिलचस्प था और बड़ी अच्छी आवाज़ जो है, भली आवाज़ जो है वो लग रही थी। मजूरी मेम साहब, मजूरी मतलब मजदूरी। तो चूँकि उस ज़माने में लोगों की जो कहते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो वो अल्फाज जो भी बोलते थे वो इतने वाज़े नहीं बोलते थे। तो फिर वो जो कुल्ली है वो कहता है उसको मजदूरी के लिए कहता है मजूरी मेम साहब। कुल्ली ने उसके चर्मी बटवे से मुतासिर होकर कहा, कुल्ली ने उसके चर्मी बटवे यानी कि लड़की ने जो बटवा पकड़ा हुआ था, चर्मी बटवे से मुराद जो चमड़े का बटवा होता है और बड़ा महंगा सा जो है वो दिखाई जो है वो देता है, तो उससे वो बड़ा जो है मुतासिर हुआ, यानी कि बड़ा अच्छा असर कुल्ली ने उसके बटवे पर डाला। बटवे का जो है वो कुल्ली पर डाला और फिर कुल्ली बोला कि मेरी मजूरी अभी नहीं मिलेंगे पैसे।
वो सिंघार मेज़ के सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रोमांच से पेशानी पूंछ रही थी। वो सिंघार मेज़ के सामने, सिंघार मेज़ यानी कि जो ऐसा मेज़ जो बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा सा बना हो, तो वो कहते हैं उसके सामने खड़ी हुई। और जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी, जनवरी की कपकपा देने वाली काम ऐसी सर्दी कि जिससे इंसान ठंड से जो है वो बहुत ज़्यादा कांप रहा हो, तो वो कहते हैं कि उस रुमाल से जो है वो अपनी पेशानी पूंछते हुए उसने कहा कि अभी नहीं मिलेंगे पैसे। काहे, काहे का मतलब कि क्यों। कुल्ली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। कुल्ली के मोटे मोटे होंठ जो थे वो ये सुनकर कि अभी तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये सुनकर जो है वो उसके होंठ लटक गए, यानी कि उसका मुंह जो है वो लटक गया। उसे बुरा लगा या दुख हुआ इस बात का कि लड़की जो है वो मुझे अभी तक मजदूरी नहीं दे रही। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम, गाड़ी पर सामान भी रखवा देना, और देखो जैसे ही टिकट कर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अब लड़की कहती है कि तुम मुझसे जितना भी मैं तुमसे काम करवाऊंगी उन सब के पैसे जो है वो तुम इकट्ठे ले लेना, आई तुम्हें समझ, और मेरा सामान जो है वो भी गाड़ी पर रखवा देना। और हाँ, जैसे ही टिकट कर खुलेगा तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे जो है वो ज़्यादा दूंगी। अब आते हैं सफ़ा नंबर 62 की तरफ। कुल्ली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया। नारियल जैसा सर यानी कि बहुत बड़ा जो सर था कुल्ली का, वो उस पर पगड़ी लपेटता हुआ चला गया। और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी। मुस्तरबाना यानी कि बड़ी बेचैनी से जो है वो इधर उधर टहलने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा कुलबुला रहा था। अब उसके सामने जो बेंच था उस पर भी कोई कंबल में लिपटा जो है वो कुलबुला रहा था। कुलबुला रहा यानी कि इधर उधर जो है वो पासे पलट रहा था, सो रहा था। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। वो कहती है कि बड़ी अजीब किस्म की मुसीबत है, और ये बात वो दिल ही दिल में कहने लगी। ये कमबख्त मर्द हर मौका पर आ धमकते हैं। कमबख्त कहते हैं यानी कि एक गाली का अंदाज़ होता है जिसमें ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हर मौका पर आ धमकते हैं यानी कि किसी न किसी मौके पर ये मर्द ज़रूर बीच में टपक पड़ते हैं। कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। कुछ नहीं तो अब जो है उस लड़की ने सेकंड और इंटर का शोशा एक ऐसी बात जो कि बिल्कुल झूठ होती है उसको कहते हैं। तो कहते हैं अब ऐसी उसने बात छेड़ दी कि मैं सेकंड क्लास में बैठूं या इंटर में, तो ये बात जो है चूँकि उसकी झूठ थी, क्योंकि वो इतनी हैसियत की मालिक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसने ये गलत बात कह दी। अब इसे क्या मालूम कि उसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा बस यही मेरी कुल कायनात है। अब वो कहती है कि जो लड़का था जो उससे ये पूछ रहा था कि आपको कौन सी टिकट चाहिए, इंटर क्लास की या फिर सेकंड क्लास की, तो वो कहती है कि असल में उससे क्या मालूम कि जो बिस्तर है मेरे पास और 2-3 कपड़े हैं, असल में यही मेरी कुल कायनात है, यानी कि यही मेरी जायदाद है और यही मेरा सब कुछ है। टाची केस और होल डाल अच्छे ज़माने की यादगार हैं। टाची केस था वो असल में दिखने में बड़ा महंगा सा मालूम होता था, और होल डाल कहते हैं बिस्तर बंद को। तो वो कहते हैं असल में टाची केस और होल डाल जो है यही इसके अच्छे ज़माने की यादगारें थी, यानी कि वो इसी से अपने आप को सबके ऊपर शो करती है कि वो बहुत अमीर है। चर्मी बटवे से मुराद जो चमड़े का बना हुआ उसका बटवा था, एक सहेली का तोहफा, और ये बुरका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था। चर्मी बटवा जो है वो सहेली ने उसको तोहफा दिया था, और जो बुरका उसने उड़ा हुआ था वो असल में उसने अपनी खाला जान से मांगा हुआ था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुरके वालियाँ देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं, कि वो कहती हैं कि मुसाफिर औरतें जो हैं वो मैले कुचैले बुरके वालियाँ देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का खत मिला था। आज उसको दोपहर के वक्त जो है वो ये खत मिला कि उसके चचा जान जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था। तो वो चूँकि सिर्फ इस वजह से जो है वो अपने घर से बाहर निकली थी कि उसकी अम्मी जान का ये ख्याल था कि अगर चचा जान की इयादत के लिए, उनका हाल पूछने के लिए है कोई घर से चला जाता तो बेहतर था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के बढ़ने के बाद भावज और भतीजों का इतना ख्याल किया कि पैसा न समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि असल में वो जो है वो सब ये ख्याल करेंगे कि हमने अपने भाई के मरने के बाद अपने भावज यानी कि अपनी भाई और अपने भतीजों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा न समझा, यानी कि हमने बिल्कुल जो है वो ये नहीं समझा कि ये पैसा और इसकी बड़ी कदर है, बल्कि हमने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया, लेकिन वही बुरे वक्त के जो हैं हमारे साथी नहीं निकले। बस वो इतना सुनकर जाने को तैयार हो गए। जब वो लड़की ने इतना सुना कि इस तरह के ख्यालात जो हैं वो उनके जहन में हैं, तो वो जाने के लिए फ़ौरन तैयार होगी। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपये जोड़कर रखे थे, तो वो कहती है कब से जो है वो अम्मी जान ने 3 रुपये जोड़े हुए थे, सो निकाल कर दे दी कि तुम 3 रुपये से मुराद यहाँ पर 300 रुपये।
100 निकाल कर दे दी कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। तो वो कहती है कि इसमें से जो है वो उसने 100 निकाल कर दिए कि तुम अपने जो साथ अकील है तुम उसको लो। एक बच्चे का नाम था, लड़के का नाम था, तो उसे लो और चली जाओ। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। उनसे मुराद ये था कि वो अगर है तो बेशक छोटी उम्र का लेकिन लड़का तो है। यही इनकी बात मुझे जहर मालूम होती है। फिर वो कहती है कि उनकी इस तरह की जो बातें हैं वो बहुत जहर मालूम होना बड़ी बुरी मालूम होती हैं कि जो वो ये कहती हैं कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई जो है मर्द ज़रूर होना चाहिए, कोई लड़का होना चाहिए, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं, उनका यानी कि ज़हन में जो है वो लड़कियों के मतलब उनके क्या ख्याल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है वो बहुत बुरा है। मैंने उनसे पूछा कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। कहती है कि मैं इस बात पर हमेशा उनसे कहती थी कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ कि अगर मैं कहीं निकल जाऊँगी या फिर अकेली किसी सफ़र पर चली जाऊँगी तो मुझे जो है वो कोई खा लेगा और अकील को जब वो देखेगा तो डर के मारे मुझे उगल देगा। आखिर सलमा और रज़िया भी तो लड़कियाँ हैं, तो ये भी जो हैं वो 2 लड़कियों के नाम है। तो कहती है कि वो भी तो एक लड़कियाँ हैं, कैसे मज़े में वो तन्हा सफ़र करती हैं। तन्हा यानी कि अकेली जो हैं वो हर जगह जाती हैं और बहुत मज़े से जाती हैं, उन्हें तो किसी किस्म की कोई रोक रकावट नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। बड़े आदमी से मुराद कि वो बड़े अमीर कबीर इंसान की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुंड में सफ़र करना चाहिए। चूँकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही सफ़र का खर्च निकलना मुश्किल है। कहती कि जब मैंने ये सुना कि वो अकेली है इसलिए हर जगह चली जाती हैं क्योंकि वो बड़े अमीर आदमी की लड़कियाँ हैं, तो फिर मैंने इस बात पर जवाब दिया कि तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के जुर्मन में सफ़र करना चाहिए। यानी कि अगर वो अमीर इंसान की हैं तो बिला मुबालगा यानी कि बगैर किसी मुबालगे के जो है बगैर किसी झूठ के, कि ये बात तो झूठ नहीं होनी चाहिए कि उन्हें नौकरों के जुर्मट में यानी कि ढेर सारे नौकरों के साथ उन्हें सफ़र करना चाहिए। चूँकि हम गरीब हैं और हम तो नौकरों के साथ सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए एक ही सफ़र का खर्च निकलना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। कुजा एक नन्हे मुहाफिज के साथ, कहाँ एक नन्हा मुहाफिज जो आप मेरे साथ भेज रही हैं और वो है एक छोटा सा बच्चा, तो वो मेरी क्या हाक हिफाजत करेगा जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज़ होगी। उसने मेरी हिफाजत क्या करनी है, असल में मुझे जो है वो उसकी हिफाजत करना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। गर्ज घंटों उनसे बहस की, तब कहीं जाकर अकील साहब के पहरे से निजात मिली। कहते हैं कि घंटों जो है उनसे बहस करने के बाद मुझे अकील साहब के पहरे से यानी कि पहरा कहते हैं हिफाजत करना, तो अकील साहब जो मेरी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए थे मुझे उनसे जो है निजात मिली। खांसी की खून से वो चौंकी। जब वो इतनी ये सारी बातें सोच रही थी कि आज घर में उसके साथ क्या मामलात हुए हैं, तो खांसी की खून की जो आवाज़ है उससे वो चौंकी, एकदम से डर गई। कंबल की गठरी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसे सफ़ेद बालों का चेहरा उसके सामने था। जब कंबल की गठरी खुली, कंबल की गठरी से मुराद की जो आदमी अपने ऊपर कंबल ओढ़कर सोया हुआ था, वो कहती है कि जब वो देखा उसने वो पीछे किया तो एक झुर्रियों का मारा से मुराद की एक बहुत बूढ़ा शख्स जो है बगले के पर जैसे सफ़ेद बाल, बगला कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, तो वो कहते हैं कि उसके बाल जो थे वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे बगले के सफ़ेद बाल होते हैं। तो झुर्रियों का मारा हुआ एक बूढ़ा सा शख्स था जो उसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फ्राक, तशे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हेयर हेड से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। कहती कि जब उसने देखा तो उसने बहुत ढीली डाली सी फ्रॉक पहनी हुई थी, उसके बाल जो हैं और ट्रंक पर रखे हुए हैं, और जो ट्रंक पर रखे हुए जो भी सामान था उसे लग रहा था कि उस सामान से कि ये कोई बुढ़िया है। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह जिस पर कोई एतराज़ हो, तो लड़की ने इस किस्म की निगाह उस पर डाली कि जैसे उसे उस बुढ़िया के होने पर एक एतराज़ था, और इस सूखी मुंडी बुढ़िया पर डाली और फिर दिल ही दिल में इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। जब उसने ये सारे हालात देखे और उस बहुत सी उम्र रसीदा औरत को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ कि अगर सफ़र में कोई उसके साथ है तो ये इतनी उम्र रसीदा सी औरत। फिर दिल ही दिल में जो है उसे इस खुश्क साथ से मुराद ये है कि चूँकि वो खुद भी नौजवान थी और अपने लिए कोई ऐसी ही दोस्त चाहती थी कि जो कि नौजवान होती, और खुश्क साथ यानी कि एक बूढ़ी सी औरत जो कि उसकी उम्र भी नहीं थी, उसके साथ सफ़र करने के लिए उससे जो है वो लुत्फ़ भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, तो वो उसने खुश्क साथ से तशबीह दी। उसे बड़ा दुख हुआ इस किस्म के साथ पर।
काश इस पोखर के पानी की तरह साकत बुढ़िया के बजाय कोई समंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती जो इसके रेशमी स्याह बुर्के में दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती। तो वो कहती है काश इस पोखर के पानी की तरह, पोखर का पानी यानी कि एक ऐसा पानी जो कि बड़ा बेजायका सा होता है जिससे पीने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो कहते हैं इस पानी की तरह साकत बुढ़िया ना हरकत करने वाली, यानी कि जिसने जहाँ बैठना है वो वहीं पे जमी रहे, बल्कि इसकी जगह कोई समंदर की सी बेचैन नौजवान, समंदर की सी बेचैन यानी कि हलचल जिसमें हो, तो उस तरह की मुझे कोई लड़की यहाँ मिलती, मेरी दोस्त होती जो इसके रेशमी स्याह बुर्के, जब वो मेरे इस कदर खूबसूरत और रेशमी बुर्के में देखती तो मुझे जो है वो खुद पर रश्क आता और मेरा चेहरा जो है वो और ज़्यादा जो है वो रश्क से, फ़ख्र से खिल उठा। कुल्ली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। कुल्ली जब अंदर आया तो उसने लड़की से बताया कि टिकट घर जो है वो खुल गया है। लड़की उठकर उसके साथ बोली। जब कुल्ली ने यह कहा कि टिकट घर खुल गया है तो लड़की जो है वो उसके साथ बोली, मुराद के उसके साथ जो है वो चली गई। वो बराबर इधर उधर देखती जाती कि कहीं वो नौजवान उसे 3rd क्लास का टिकट लेते ना देख ले। वो कहते हैं कि वो बराबर जो है वो इधर उधर देखती कि कहीं नौजवान उसे 3rd क्लास का टिकट, चूँकि लड़की ने नौजवान के सामने जो है वो ये शोशा छोड़ने की कोशिश की थी कि वो बहुत अमीर है, जबकि वो अमीर नहीं, वो बहुत गरीब थी। तो वो कहते हैं कि वो जब टिकट लेने के लिए गई तो अब वो इधर उधर ये देख रही थी कि वो लड़का कहीं उसे देख तो नहीं रहा कि वो 3rd क्लास की टिकट ले रही थी। 3rd क्लास मतलब 3रे दर्जे की। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। वो सोच रही थी कि अगर वो मुझे 3rd क्लास की टिकट लेते हुए देखेगा तो वो क्या कहेगा। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। जब इधर उधर उसने देखा वो नहीं था तो उसने बड़े इत्मीनान से जो है वो टिकट लिया। अब आते हैं सफ़र नंबर 63 की तरफ। चीखती चिंगारती हुई गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म के सीने में धर आई। चीखती चिंगारती से मुराद के बड़े बड़े जो उसके हॉर्न की जो आवाज़ें होती हैं, बड़ी गूंज होती है उनकी। तो वो कहते हैं कि एकदम से तेज़ी से गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म के सीने में धर आई, यानी कि बिल्कुल प्लेटफॉर्म के ऊपर थी, उसके दरमियानी हिस्से में थी। वहाँ पर आकर वो रुकी। जब लड़की कुल्ली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली तो उसकी पहली नज़र उसी नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुँह में दबाए उसे गौर से देख रहा था। कहते हैं कि जब वो वेटिंग रूम कहते हैं इंतज़ार करने वाला कमरा, जब लड़की कुल्ली के पीछे पीछे उस इंतज़ार गाह से बाहर निकली तो उसकी पहली नज़र उस नौजवान लड़के पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए उसे गौर से देख रहा था। अब क्या हुआ, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी से आगे बढ़ने लगी कि अब जो है उसके साथ क्या होगा। वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी क्योंकि उसने लड़के के सामने खुद को बड़ा अमीर जाहिर किया था। लेकिन लड़के ने अब अगर उसे देखा 3rd क्लास डिब्बे में जाते हुए तो वो क्या सोचेगा। वो जनाना डिब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। अब ऐसा था कि वो जो जनाना डिब्बा था, जनाना डिब्बा कहते हैं कि जहाँ पर औरतें बैठी होती हैं जिस डिब्बे में, तो वो औरतों का जो डिब्बा था वो उसके बिल्कुल करीब पहुँच गई। औरतों की काँव काँव जेवरात की झनकार या जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और भेड़ियों की ताल पर, इस पर तुरफा मर्दों को उनकी हदायतें। तो वो कहती है कि औरतों की काँव यानी कि उनकी जो बोलने की आवाज़ें थी, बड़ी बेढंगी सी आवाज़ें, उन्होंने जो जेवर पहने हुए थे उनकी आवाज़ें, और या जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय, या फिर जब जैसे कि औरतों की आदत होती है कि वो छोटी छोटी सी बातों पर हाय हाय करती है, तो वो कहते हैं कि ऐसे हाय हाय कर रही थी जैसे कोई कैदी मुजरिम होते हैं हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर, यानी कि उनकी जो जेवरात की जो आवाज़ें थी उनमें वो हाय हाय ऐसी लग रही थी जैसे ही कोई मुजरिम किसी ने अंदर डाल दिए हों। उस पर मर्दों को उनकी हदायतें। और उस पर एक और बात कि जो शोर था वो ये था कि मर्द जो है वो अपनी बीवियों को मुसलसल हदायतें करते जा रहे थे कि भाई ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वो नहीं करो। तो हर तरफ जो है ये सारा शोर उसे बहुत तंग कर रहा था। मुन्नी की अम्मा सामान ना खोने पाए, एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौका पर गला फाड़ फाड़ कर कह रहा था। अब चूँकि एकदम से जब ट्रेन आकर रुकती है तो वो किस तरह का मंजर होता है कि लोगों को जो है वो भागम भाग पड़ी होती है सामान रखने की, खुद ट्रेन पर चढ़ने की, और तरह तरह की आवाज़ें जो हैं वो आपको आती हैं। अब एक तरफ से क्या आवाज़ आई कि मुन्नी की अम्मा देखो सामान ना खोने पाए, यानी कि खोने पाए से मुराद के देखना कहीं सामान गुम ना हो जाए, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम जल्दी से जो है वो रखती जाओ। एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौका पर गला फाड़ फाड़ कर इस तरह की आवाज़ें कह रहा था, खबरदार नकाब ना खुलने पाए। अब एक और आदमी था जो बार बार अपनी बीवी को यही कह रहा था कि भाई तुम्हारा नकाब ना खुलने पाए, चाहे जो मर्जी हो, जितने मर्जी धक्के लगे, जितना मर्जी रश हो, तुम्हारा नकाब ना खुले। लड़की का कुल्ली दरवाजे पर
अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डिब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली इस भरे हुए डब्बे पर हमलावर हुई और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। अब लड़की का क्या था, वो ये था कि कुल्ली जो है उसका, लड़की का जो कुल्ली है वो दरवाजे पर अड़े हुए जो मर्द थे उनके दरमियान से निकलने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह जो है वो फ़ौरन से निकले और लड़की का सामान जो है वो अंदर बड़ी हिफाजत से रख दे। अब ऐसा अभी वो करने की फ़िक्र में ही था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक बहुत बड़ी टोली जो है वो उसके ऊपर हमलावर हुई। टोली से मुराद यानी कि उनका एक बड़ा रश जो है वो उन पर हमलावर हुआ और लड़की जो है वो बीच में फंस कर रह गई। इस टोली की एक औरत ने अपनी चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुदड़ी से निकाला और लड़की को रास्ते में हाल देकर धक्का दे दिया। वो कहते हैं कि जब ये जो टोली थी इसमें एक औरत इस तरह थी कि जिसकी चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ, यानी कि उसके जो हाथ में जितनी भी चूड़ियाँ थी बेशुमार वो सारी की सारी चांदी की चूड़ियाँ थी। तो वो कहती हैं कि ऐसे लग रहा था कि जैसे उनमें इतनी चूड़ियाँ उसने पहनी हुई थी कि जैसे अपने हाथ बाजू को फंसाया हो। वो कहते हैं उसने बुरके की गुदड़ी से वो हाथ निकाला और लड़की को रास्ते में देखकर, हाल देखकर, यानी कि रास्ते में जो थी वो खड़ी थी वहाँ देखकर उसने एकदम से लड़की को धक्का दे दिया। लड़की एक झकोला खाकर संभल गई। एक झकोला खाकर यानी कि एकदम से वो नीचे गिरते गिरते उसने अपने आप को संभाल लिया। उसका दिल बेसाख्ता चाहा कि वो इस औरत को झालरों से मुज़य्यन बुरका नोच कर भाग जाए या फिर इसे रेल के नीचे धक्का दे दे। तो वो कहती है कि उसका बेसाख्ता यानी कि एकदम से उसका दिल किया कि ये जो औरत है और इसने ये जो झालरों से बड़ा मुज़य्यन से मुराद आरास्ता और झालर जो ये लैस वगैरह जो होती है, तो वो कहती है कि उसने जो लैस से भरा हुआ जो बुरका पहना हुआ था तो उसका दिल कर रहा था कि उसका ये बुरका नोच कर यानी कि उस बुरके को फाड़ कर जो है वो यहाँ से भाग जाए या फिर उसे ये जो ट्रेन है इसी के नीचे धक्का दे के उसको मार दे। लेकिन सामने जो देखा तो फिर वही नौजवान लड़का खड़ा उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। अरे कुल्ली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? जब उसने देखा कि वो लड़का जो है उसकी तरफ फिर देखकर मुस्कुरा रहा है जिसके सामने उसने अपने अमीर होने को जाहिर किया था, तो फ़ौरन लड़की की तरफ देखकर कहती है, अरे भाई कुल्ली, तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? यहाँ पर क्यों ले आए यानी कि तुम इस डब्बे में मुझे क्यों लेकर आए हो जहाँ पर गरीब लोग होते हैं? वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुल्ली को लेकर किसी तरह इस हजूम से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। अभी वो जो है वो पूरी ताकत से चिल्लाई से मुराद के पूरी ताकत के साथ उसने कुल्ली के ऊपर गुस्सा निकाला और चीख चिल्लाकर बोली कि तुम मुझे इस थर्ड क्लास डिब्बे में क्यों ले आए? और कुल्ली को उसे अपने साथ लिया और हजूम से निकलकर यानी कि उस रश से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। कहते हैं उसकी निगाहों यानी कि उसकी नज़रों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले यानी कि गंदे बुरके जो थे वो बिल्कुल गुब्बारों की तरह ऐसे उड़े थे जैसे कि गुब्बारे उड़े होते हैं। काश वो भी एक ऐसा ही बुरका ओढ़े होती तो कोई इस पर तंज से मुस्कुराने वाला ना होता। तो वो कहती है कि काश मैंने भी इसी तरह का कोई गंदा सा कोई आम सा बुरका जो है वो मैंने पहना होता तो कोई भी जो है वो मेरी तरफ इस तरह देखकर मुस्कुराता ना। तंजिया इसके दिल के किसी गोशे में ये आरज़ू फड़फड़ाने लगी और वो जो है फिर कर मिला मकसद दर्जों पर ही लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। अब जो है वो उसके दिल के किसी गोशे में यानी कि उसके दिल के एक कोने में जो है वो एक ख्वाहिश फड़फड़ाने लगी कि काश ऐसा होता कि उसने भी कोई आम से कपड़े पहने होते या आम सा बुरका पहना होता। अब वो जो है फिर कर यानी कि इधर उधर घूम फिर कर जो है दर्जों पर लिखी हुई, दर्जी यानी कि जो फहरिस्त होती है ट्रेन के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि उसके बाहर जो है वो फहरिस्त लिखी होती है कि ये डिब्बा है, ये सारा कुछ जो है वो लिखा होता है, ये थर्ड क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है। अब वो जो है उन इबारतों से मुराद वो जो तहरीरें हैं, वो जो लाइनें हैं वो उन्हें पढ़ने लगी। फर्स्ट, सेकंड, इंटर, जनाना, इंटर। वो दफतन थम गई। अब वो पढ़ रही थी, एक फर्स्ट था, एक सेकंड था, एक इंटर था और एक जनाना इंटर क्लास का डिब्बा था। उन्हें देखकर दफतन यानी कि एकदम से है वो थम गई यानी कि रुक गई। एक बार इबारत को फिर पढ़ा और ये दर्जा उसे मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। अब क्या था, जब उसने ये दर्जा देखा तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी बहुत ज़्यादा मूसलाधार यानी कि मूसलाधार बारिश, ना रुकने वाली बारिश। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी ना रुकने वाली बारिश में कहीं फंस जाते हैं तो आप किसी एक ऐसी जगह की तलाश में होते हैं जहाँ पर आप उस बारिश से बचकर निकल जाएं तो आप खुद को बड़ा सुकून में महसूस करते हैं। कहते हैं इसी तरह उन डिब्बों के नामों को पढ़ने के बाद लड़की ने जो है वो सुकून महसूस किया कि उसे ऐसे लगा कि जैसे तेज़ बारिश में उसे एक घना दरख्त का साया मिल गया हो। वो बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अंदर
अंदर दाखिल हो गई। उसने कुछ भी सोचा ना समझा और दरवाज़ा खोला, अंदर चली गई। कुल्ली बाहर ही मुतअज्जब यानी कि बड़ी हैरानी से जो है वो बाहर खड़ा था। ले आओ सामान। फिर उसने कुल्ली को कहा कि ले आओ सामान। वो एक दिल फ्रेब मुस्कुराहट के साथ बोली। दिल फ्रेब मुस्कुराहट यानी कि जो दिल को बड़ी लुभाने वाली होती है, जो बड़ी अच्छी सी मुस्कुराहट होती है, वो उसके चेहरे पर आई और वो कुल्ली को ये कहती हुई कि ले आओ सामान जो है मुस्कुरा रही थी। कुल्ली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा। आपको बताया था ना कि कुल्ली की एक आंख तो सही थी लेकिन दूसरी खराब थी। कुल्ली ने जब सामान रखा और एक सामान रखने के बाद जो है वो अपनी एक आंख से जो है वो लड़की को घूरने लगा, जो उसकी तह तक पहुंचना घूरने लगा जैसे वो उसकी तह तक पहुंचना चाहता हो। तो कुल्ली जो है उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उसकी तह कहते हैं आखिरी गहराई, यानी कि कुल्ली लड़की को देखकर उसकी सोच के बारे में जानना चाहता था। लड़की भांप गई, लड़की जो है वो भांप गई, क्योंकि कुल्ली जो है वो कब से यही सुन रहा था, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, ये मेरे जो है हैसियत के मुताबिक नहीं है बेंच, मैं इस जगह पर बैठूंगी नहीं, मैं ये मेरी हैसियत के मुताबिक नहीं है। लेकिन जब कुल्ली ने ये देखा कि लड़की भी एक नॉर्मल से डिब्बे में आखिरकार आके बैठ गई, तो वो उसे बड़ी गौर से जो है वो देख रहा था। उसने बटवा खोला और एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। अब क्या हुआ कि जब उसने बटवा खोला, लड़की ने, चूँकि कुल्ली को जो है वो अपने पैसे भी चाहिए थे, उन्हें उसकी भी ज़रूरत थी, उसने बटवा खोला और एक चमकती हुई अठन्नी, तो अठन्नी जो है वो उसने उसकी तरफ बढ़ाई जो उसका मुआवजा था। कुल्ली का चेहरा जो हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था एकदम खिल उठा। उस अठन्नी को देखकर कुल्ली का जो चेहरा था वो खिल उठा। हकारत के जज्बात यानी कि बड़ा हकीर जो इंसान अपने आप को समझता है, बड़ा गरीब सा, तो कुल्ली जो है वो अपने आप को बड़ा गरीब सा समझ के उसके साथ साथ चल रहा था। जब उसने अठन्नी को देखा तो एकदम से उसका चेहरा जो है वो खिल उठा यानी कि बड़ा खुश हुआ वो उसे देखकर। मजदूर को मजदूरी चाहिए, उसी किसी के मामलात से क्या गर्ज। उसने अठन्नी को मल कर देखा जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वो वाकई इस हल्के फुल्के इस्पात की 8 आने भी हो सकती है। कहते हैं कि मजदूर को उसकी मजदूरी चाहिए होती है, उसे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती, उसे किसी के मामलात से कोई गर्ज नहीं होती, ना ही वो इसमें कोई टांग अड़ाना चाहता है। उसने अठन्नी को मलकर देखा। मलकर देखने से मुराद ये है कि उसने बड़ी गौर से अठन्नी को देखा कि वो देखे तो सही कि ये वाकई अठन्नी है कि या फिर कुछ और है, कि जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि इस हल्के फुल्के इसबाब की अठवाई, हल्के फुल्के इसबाब से मुराद कि उसका जो साजो सामान था वो तो बहुत हल्का फुल्का बड़ा कम था, और उसकी जो उठवाई थी, उठवाई से मुराद कि जो उसने सामान उसका उठाया था उसके पैसे उसने 8 आने दिए। सीटी की आवाज़ सुनकर कुल्ली उतर गया और फिर लड़की के अनाबी होंठों पर एक मुतमिन मुस्कुराहट लहराने लगी। कुल्ली ने जब सीटी की आवाज़ सुनी तो वो फ़ौरन जो है वो गाड़ी से नीचे उतरा और फिर लड़की के अनाबी होंठ यानी कि बड़े खूबसूरत खिले हुए जो होंठ थे उसके, वो उसे उसमें एक मुतमिन सी मुस्कुराहट थी। दरवाजे से लग कर खड़ी हो गई। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ से खड़ा उसे मीठी मीठी नज़रों से ताक रहा है। ताक रहा देखना, तो वो कहते हैं कि वो दरवाजे से लगकर जो है वो खड़ी हो गई। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट ये कोट होता है जो बड़ा लंबा सा होता है, तो वो कहते हैं कि उसने देखा कि नौजवान जो है ओवरकोट की जेबों में हाथ से यानी कि हाथ डाले उसे बड़ी अच्छी नज़रों से देख रहा था। अब आते हैं सफ़र नंबर 64 की तरफ। गाड़ी को जुम्बिश हुई। जुम्बिश से मुराद हरकत हुई। और वो दौड़कर आगे चला गया। स्टेशन की दुकानें, खांचे वाले और कुल्ली उसकी नज़रों के सामने से भाग रहे थे। स्टेशन की दुकानें, खांचे वाले, खांचे कहते हैं कि टोकरे उठाकर जो लोग सामान बेचते हैं ना, तो उनको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो टोकरे उठाकर सामान बेचने वाले थे वो सारे, और फिर कुल्ली जो है वो सब उसकी नज़रों से तेज़ तेज़ भाग रहे थे। तेज़ तेज़ भागने से मुराद ये है कि जब ट्रेन चलती है तो चूँकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागना शुरू कर देती है, और जब वो एक स्पीड पकड़ती है तो फिर हर चीज़ को जो है वो तेज़ी से पीछे छोड़ती जाती है। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब तक अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियां आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी सी लाइटें होती हैं, उसकी बहुत बड़ी बड़ी सी बत्तियां होती हैं जो कि अंधेरी रात में बिल्कुल ऐसे चमक रही थी कि जैसे अंधेरी रात में जुगनू चमक रहे होते हैं, और वो बड़े भले से मालूम होते रहे। वो उन सबको जो है वो घूरती रही। आखिर घुप अंधेरे में उसकी नज़रें ठोकरें खाने लगी। घुप अंधेरा अब ऐसा हुआ कि स्टेशन जब चला गया तो फिर आगे जो है वो बहुत ज़्यादा अंधेरा आना शुरू हो गया।
और उसकी नज़रें ठोकरें खाने लगी। ठोकरें खाने से मुराद ज़ाहिर है अंधेरे में अब आप चाहे जो कुछ भी देखते रहें आपको तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो वहाँ पर इंसान की नज़रें जो हैं वो सिर्फ ठोकरें ही खाती हैं। वो अपने डिब्बे की तरफ मुतवज्जा हुई, मुतवज्जा होना कि उस तरफ जो है मुतवज्जा देना। अब उसने अपने डिब्बे की तरफ देखा, 2 सीटों पर औरतें रंगीन लहाफों में लिपटी हुई थी। जब उसने देखा तो 2 सीटों पर जो औरतें थीं वो रंगीन लहाफ, लहाफ कहते हैं रज़ाई को, तो रंगीन रज़ाइयाँ जो हैं वो 2 औरतों ने ली हुई थी और उन्होंने खुद को उसमें लपेटा हुआ था और उनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ इस तरह पड़ी हुई थी कि किसी की बैठने की जगह ही ना थी। उनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स यानी कि उनके जो बक्से थे वो बड़े भारी से थे और पोटलियाँ यानी कि जो गठरियाँ थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी थी। तो वो कहते हैं कि वो इस तरह फैली हुई थी कि कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जब उसने तीसरी सीट की तरफ देखा तो वहाँ पर एक बड़ी दुबली पतली सी यानी कि बड़ी पतली सी एक औरत थी जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब एक दूसरा बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा बैठा मिनमिना रहा था। मिनमिनाना यानी कि बच्चों की जो आवाज़ें होती हैं वो उनको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि उसके करीब ही एक और भी बच्चा था जो कि 2 साल का था, तकरीबन उसकी उम्र इतनी होगी, तो वो भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें अपने मुंह से निकाल रहा था। बिल्कुल सूखा, हाथ पाँव की खाल लटकी हुई, बिल्कुल सूखा यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर सा बच्चा था और उसकी हाथ पाँव की खाल यानी कि जो स्किन है वो लटकी हुई थी जैसे वो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बराह रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। तो वो कहते हैं कि उसकी खाल इस तरह से लटकी हुई थी कि वो 2 साल के बच्चे के बजाय बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे एक बूढ़ा सा शख्स हो। डिब्बे पर अजीब इसमें हिलाल तारी था। लड़की बददिल होकर इस सीट पर टिक गई। अजीब सा इसमें हलाल यानी कि बड़ा अजीब किस्म का जो समा था, जो नज़ारा था, वो चीज़ें थी जब लड़की बददिल होकर यानी कि बड़े बुरे दिल से जो है वो एक सीट पर बैठ गई। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से सर टकराने लगा। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी जो है वो एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुकी और लड़की का दिल पसलियों से सर टकराने लगा। पसलियों से मुराद यानी कि अब उसे जो है उसका जो दिल है वो बड़ा सा धक धक सा कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा जो है वो भूख भी महसूस हो रही थी। अगर कोई इस वक्त उसका टिकट देखे तो उसे फुरेरियाँ आने लगे। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी। कहती है कि अगर कोई जो है वो इस वक्त अगर उसका टिकट देखता तो उसे फुरेरियाँ यानी कि चक्कर आने लगते क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। 2 मिनट बाद गाड़ी चली और लड़की सोचने लगी आखिर इस मुलम्मा से क्या फ़ायदा। मुलम्मा यानी कि अब वो ये बात सोचने लगी कि जो वो दिखावा कर रही थी, जो वो बनावट कर रही थी दूसरे के सामने, उसे क्या फ़ायदा ये सारा दिखावा करने का जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। यानी कि फ़ौरन ही जो है उसका दिखावा जो है वो ज़रा सी रगड़ यानी कि फ़ौरन ही जो है उसका जितना दिखावा है वो सारे का सारा मिनटों में ख़त्म हो जाए। यानी कि पता चल जाए अगर किसी को मैं इतनी अमीर नहीं हूँ। अमीर गरीब सभी तो हैं, बल्कि एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासिर होने की क्या वजह। अब वो कहती है कि मुझे जो है वो इतने कीमती यानी कि एक ऐसा शख्स जिसने कि बहुत ज़्यादा कीमती ओवरकोट पहना हुआ है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इससे मुतासिर होती फिरूँ। आसमान पर सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी और तारे सहने से कांप रहे थे। अब ऐसा था कि आसमान पर सुबह की रोशनी यानी कि इसका मतलब है रिंगना, मैंने आपको बताया पहले कि पेट के बल चलना। तो वो कहते हैं कि सुबह की जो रोशनी है वो आसमान पर रेंगती जा रही थी यानी कि काफ़ी रोशनी जो है वो निकलती जा रही थी। इसका मतलब है कि दिन निकल रहा था और तारे सहमे हुए खौफ से यानी कि कांप रहे थे। कांपना जिस्म का लरसना। गाड़ी किसी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब उसकी मंजिल मकसूद करीब थी। अब गाड़ी जो है वो किसी और स्टेशन पर आकर रुकी। वो उस स्टेशन पर नहीं रुकी जहां वो उतरना चाहती थी। लड़की ने दरवाजे से सर निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ा। लड़की ने देखा फ़ौरन ही कि भाई स्टेशन का क्या नाम है, लेकिन अब उसकी मंजिल मकसूद जो है वो स्टेशन चूँकि उसका था नहीं जहाँ पर उसने उतरना था, लेकिन अब ऐसा है कि उसकी जो मंजिल मकसूद थी यानी कि जहाँ वो जिस मंजिल पर वो पहुँचना चाहती थी वो बहुत करीब थी। सोई हुई औरतें उठ बैठी, वो आपस में जमाइयाँ ले लेकर किसी दूसरे सूबे की ज़ुबान में बातें कर रही थी। अब क्या है कि वो कहती है कि जो औरतें सोई हुई थी वो भी उठकर बैठ गई।
उठकर बैठ गई और आपस में जवाइयाँ लेना। जवाइयाँ मतलब जब इंसान को नींद आ रही होती है, जब वो गहरी नींद से उठता है तो उस वक्त में जो है वो जवाई लेता है। तो वो कहते हैं जवाइयाँ लेते हुए किसी दूसरे सूबे की ज़ुबान में बातें कर रही थी, यानी कि मुझे उनकी किसी भी ज़ुबान की कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रही हैं। इनमें से एक भी लड़की की तरफ मुतवज्जा न हुई, जैसे वो अपने काले चेहरे के सामने उसके काले बुर्के की कोई हकीकत ही नहीं समझती थी। अब वो जो भी जितनी भी औरतें थीं वो लड़की की तरफ बिल्कुल मुतवज्जा न हुई, यानी कि वो गौर ही नहीं कर रही थी कि इस लड़की ने क्या पहना हुआ है, क्या इसका चेहरा जो है वो खूबसूरत है, क्योंकि लड़की यही चाहती थी कि सब उसके खूबसूरत चेहरे को भी देखें और उसके बुर्के को भी देखें। तो वो कहते हैं कि जैसे वो अपने काले चेहरों के सामने, काले चेहरे यानी कि जो दूसरे सूबे के लोग थे, जो औरतें थीं, उनके चेहरे बहुत ज़्यादा काले थे, तो कहती है ऐसे लगता है कि जैसे इन काले चेहरों के सामने इस काले बुर्के की भी कोई हकीकत नहीं, कोई हैसियत ही नहीं वो समझती थी। लड़की ने अपने असबाब दरवाजे के करीब घसीट लिया। अपना असबाब यानी कि जो उसका साजो सामान था वो सारे का सारा उसने दरवाजे के करीब घसीट लिया, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। आइंदा स्टेशन से मुराद जो अगला स्टेशन था लड़की को उसे वहाँ पर उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफार्म पर लुढ़का देना धकेल दिया। जब गाड़ी जो है वो रुकी तो उसने जल्दी से अपना बिस्तर जो है वो प्लेटफार्म पर नीचे उसको धक्का दे दिया। फिर टाची केस लेकर उतर गए। टाची केस जो है वो एक ऐसा होता है जिसके अंदर आप अपने कपड़े या सामान वगैरह रखते हैं। फिर वो लेकर जो है वो नीचे उतरी। छोटा सा बिल्कुल स्टेशन था, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। वो इतना कोई बड़ा स्टेशन नहीं बल्कि बहुत ही छोटा सा स्टेशन था, और इस स्टेशन पर गाड़ी जो है वो सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती थी और आपको इन्हीं 2 मिनटों में जो है वो फ़ौरन से उतरना था। ट्रेन ने सीटी दी और उस नौजवान पर एक अलविदाई नज़र डालते हुए जो है वो रुकी। उसका ख्याल था कि यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। अब ट्रेन जो है वो उसने अलविदाई कहते हैं कि किसी को अल्लाह हाफिज़ कह देना, और नौजवान पर एक अलविदाई नज़र यानी कि उस लड़की ने लड़के के ऊपर एक अलविदाई नज़र डाली और रुकी रही। उसका ख्याल था कि यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। अब उसका ये ख्याल था कि वो चूँकि यहाँ तो नहीं कहीं और जाकर उतरेगा। वो बहुत खुश थी कि इसलिए कि उसने मुफलिसी को इस अमीर जवान से छुपा लिया था। वो इस बात पर खुश थी कि उसने अपनी मुफलिसी को यानी कि अपनी गरीबी को इस अमीर नौजवान से छुपाया हुआ था, क्योंकि वो लड़का तो अमीर था लेकिन उसने जो है वो ये नहीं जाहिर किया कि मैं गरीब हूँ। उसने उसके सामने यही जाहिर किया कि मैं बहुत अमीर हूँ। लेकिन ये देखकर सन्नाटे में आ गई कि वो नौजवान उससे ज़रा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदाई मुसाफा कर रहा था। अब कहते हैं कि वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो लड़का जो है वो भी खड़ा जो है ट्रेन में बैठे हुए आदमी से, ट्रेन में जो आदमी बैठा हुआ था उसे अलविदाई मुसाफा यानी कि उसे भी जो है खुदा हाफिज़ कहने के लिए मुसाफा कर रहा था। मुसाफा करना हाथ मिलाना। लड़की घबराकर कुल्ली को पुकारने लगी। जब लड़की ने देखा कि अब ये जो लड़का है इसने भी इसी स्टेशन पर उतरना है तो एकदम से घबराई और कुल्ली को आवाज़ें देने लगी। एक बुढ़ा आंखें मलता हुआ बड़ा और उसका सामान उठाकर चलने लगा। एक बुढ़ा यानी कि एक बहुत बूढ़ा सा शख्स था, आंखें मलता हुआ वो आगे बढ़ा और उसने उसका सामान उठाया और चला गया। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहाँ वो उतरी वहीं उसे भी उतरना था। अब ये इत्तेफाक जो है ये भी बड़ा अजीब व गरीब था कि जहाँ पर वो लड़की उतरी थी लड़की को भी वहीं जगह उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी। भागने से मुराद कि वो तेज़ी से चलने लगी, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट उसकी नज़र से छुपाना चाह रही थी। तो वो इसलिए भाग रही थी कि उसे ये ना पता चले कि वो जो नौजवान है वो ये देख ले कि उस लड़की के पास टिकट जो है वो 3rd क्लास का यानी कि तीसरे दर्जे का है। और तीसरे दर्जे का जो डिब्बा होता है वहाँ पर कहने के बड़े मुफलिस से, आम से लोग, गरीब से लोग जो हैं वो वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुँची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा उसे आता देख रहा था। जब वो गेट के करीब पहुँची तो उसने देखा कि वो लड़का पहले से ही गेट के बाहर खड़ा उसे देख रहा था, उसका इंतज़ार कर रहा था। शायद टिकट देखने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही ना था। सफ़ा नंबर 65 की तरफ। अब जो है वो टिकट जो है वो देने के लिए वहाँ पर लड़की का हाथ आगे नहीं बढ़ रहा था। इस वक्त टिकट उसके हाथ में एक मन का बोझ था। मन का बोझ यानी कि दिल का बोझ। जो टिकट उसके हाथ में था उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ हो। वो
एक लम्हा तक तज़ब्ज़ुब की हालत में खड़ी रही। तज़ब्ज़ुब बड़ी परेशानी की हालत में जो है वो तकरीबन 1 सेकंड के लिए खड़ी रही कि अब वो क्या करे। आखिर उसे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। लेकिन ऐसा था कि चूँकि जब आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो टिकट आपने हर हाल में देनी होती है। तो वो कहते हैं कि वो उससे तो ये हार माननी ही पड़नी थी, उसे हर हाल में वो टिकट देनी पड़नी थी। वो मुतमईन कदमों से बाहर निकली। उस वक्त उसकी हालत उस शख्स की थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबूर हो जाए। वो कहते हैं वो बड़ी मुतमईन से कदमों यानी कि बड़े हारे हुए कदमों के साथ जो है वो बाहर निकली, और उसकी हालत बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे कोई ऐसा इंसान कि जो अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट भी पड़ने ना दे और दरिया पार कर दे, लेकिन जब वो किनारे पर पहुंचे तो शराबूर हो जाए। शराबूर हो जाना यानी कि गिरकर जो है वो बिल्कुल पानी में लथपथ सा हो जाए। तो कहते हैं उसकी हालत भी ऐसी थी कि पीछे से ही वो अपनी हिफाजत और अपनी जो अमीरी थी उसको दिखाती हुई आ रही थी, और लड़का जो है वो मुसलसल उसे यही समझ रहा था कि ये जो है वो बहुत अमीर ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। तो कहते हैं कि जो ही वो जब स्टेशन से निकलने लगी तो तब उसे पता चला कि ये तो एक 3rd क्लास की टिकट थी जो दे रही थी। उसे अब नौजवान कहीं नज़र ना आया। अब ऐसा था कि उसे वो लड़का जो है वो कहीं नज़र ना आया, शायद वो उसकी निगाहों में अब कोई दर्जा ना रखती थी। उसने ये सोचा कि अब जो है उसकी निगाहों में, उसकी नज़रों में मेरी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि उसे ये मालूम हो चुका है कि मैं अमीर नहीं। ये एहसास उसके सीने को भरमा रहा था। भरमा रहा से मुराद कि उसके सीने पर जो है ऐसे लग रहा था जैसे कोई सुराख कर रहा हो। तो ये एहसास जो है उसे बड़ा बुरा सा लग रहा था। वो तांगे पर बैठकर रो दी। जब वो तांगे पर बैठी तो उसने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। ये सोच कर के लड़का यही सोचेगा कि मैं बहुत गरीब हूँ। चचा के यहाँ उसका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया कि उसने बीमार चचा की इयादत के लिए तन्हा सफ़र किया था। अब जब वो अपने चचा के यहाँ पहुँची तो आपसे पहले जिक्र किया जा चुका था इस बात का कि वो अपने चचा का हाल पूछने के लिए उनकी इयादत के लिए गई थी। तो उसका जो इस्तकबाल था वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी गर्मजोशी से किया गया। उसने बीमार चचा की इयादत के लिए तन्हा सफ़र किया था, क्योंकि उसने अपने बीमार चचा की इयादत के लिए अकेले सफ़र किया, लेकिन वो इन गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी। गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से, बहुत ज़्यादा अच्छे हिलाक से वो उससे मिल तो रहे थे, लेकिन उस पर जो है उनके हिलाक का कोई असर नहीं था, बल्कि वो एकदम से चुप साकत और बड़ी ठंडी सी थी। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर धूप खाने चली गई। जब उसने जो है जब घर वालों ने उसे बड़ा इसरार किया कि भाई तुम चाय पियो, तो वो भी बड़ी ज़िद पर जो है उसने चाय पी, और उसे वो ऐसे लग रहा था जैसे वो चाय नहीं कोई कड़वी दवा पी रही हो, और कोठे पर धूप खाने चली गई। यानी कि उस चाय को पीने के बाद जो है कोठे पर से मुराद छत पर जो है वो धूप सेकने के लिए चली गई। उसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई। अब उसके पीछे जो है वो उसकी चचा की जो बहन थी वो भी आ गई। बाजी ये बुर्का तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। फिर वो फ़ौरन ही बोली कि बाजी ये जो बुर्का है ये तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, यानी कि बहुत अच्छा और खूबसूरत है। वो इसका बुर्का भी नीचे से मारे शौक के उठा लाई। अब वो जो बुर्का लड़की ने पहना हुआ था तो शौक के मारे जो है वो उसका बुर्का भी नीचे से उठा लाई, और उसके सामने जो है वो बुर्के की बहुत तारीफ़ कर रही थी। लड़की ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया, और वो सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुर्के को कहरआलूद नज़रों से देखने लगी थी। लड़की ने जब उसने उसकी तारीफ़ की तो लड़की ने जो है वो उसे कोई जवाब ना दिया, और वो सूरज के रुख की तरफ यानी कि सूरज की तरफ खड़ी बुर्के को बड़ी कहरआलूद यानी कि बड़ी बुरी नज़रों से जो है कि जैसे अजाब ढा देने वाली नज़रें होती हैं उन नज़रों से वो देख रही थी। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरबाना टहलने लगी। अब वो छत जो है वो बड़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी थी, और उस पर मुस्तरबाना यानी कि बड़ी बेचैनी के साथ वो इधर उधर टहलने लगी, क्योंकि उसके ज़हन में सोचती उसे बुर्के की तारीफ होती ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रहकर याद आने लगे। जो ही बुर्के की तारीफ हुई तो उसे सफ़र के जितने भी वाक़यात थे वो सारे के सारे याद आने लगे कि आज उसके साथ क्या हुआ, किसने उसका बुर्का नहीं देखा, किसी ने उसके बुर्के की तारीफ़ नहीं की, या फिर जो लड़का था वो जो है वो सारे ख़यालात जो हैं जितने भी उसके दिल में आ रहे थे। उसकी बहन बुर्का पहनकर खड़ी हो गई। अब वो जो बहन थी उसकी जो चचा की बेटी थी वो बुर्का पहनकर जो है वो फ़ौरन खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। अब वो कहती है कितना अच्छा बुर्का है जो आपने पहना हुआ है, तो मैं बिल्कुल ऐसा ही एक बुर्का बनवाऊंगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा ही बनवाने को कहा करती थी। तो वो कहते हैं कि जब भी वो कोई मेरा अच्छा सा कपड़ा देखती, कोई अच्छा सा सूट देखती तो फ़ौरन बोलती मैं भी ऐसा ही बनवाऊंगी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर सकी हो। वो कहती है
कहते हैं कि वो कहती तो ऐसे ही थी कि मैं ये भी बनवाऊंगी, मैं वो भी बनवाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी ज़िंदगी में वो ऐसा कर सकती भी होगी। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। अब ऐसा था कि टहलते टहलते जब वो इधर उधर टहल रही थी, इधर उधर चक्कर लगा रही थी, फिर रही थी, तो अपना ख्याल बटाने के लिए, ख्याल बटाने से मुराद के अपना ध्यान जो है वो दूसरी तरफ लगाने के लिए उसने जो पड़ोस का मकान था, जो उनके हमसाए थे, उनके मकान में झाँकने लगी कि देखने लगी वहाँ पर क्या हो रहा है। उसने देखा घोंघट से लपे पुत्ते आंगन में भांस की खुली चारपाई पर कोई तरपत बांधे औंधा पड़ा धूप ले रहा था। जब उसने देखा कि गोबर से लप्पे पुत्ते आंगन में, लप्पा पुत्ता आंगन यानी कि जो गोबर से भरा पड़ा हो ऐसा आंगन, जहाँ पर ऐसा सेहन, आंगन कहते हैं सेहन को, तो ऐसा सेहन जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो जानवर वगैरह रहते हैं और वहाँ उन जानवरों का जो गोबर है वो बिखरा हो, और बांस की खुरी चारपाई पर भांस की चारपाई जो कि बड़ी बुरी सी हो और बड़ी ख़राब सी बद्दी सी उसकी हालत हो, वहाँ पर कोई तहबंद बांधी ऊंधा पड़ा लेट रहा हो। ऊंधा यानी कि मुंह के बल जो है वो लेटा हो। तहमंद यानी कि कोई लाचा वगैरह जिसको कहते हैं, कोई खुला सा कपड़ा जिसको अपने इर्द गिर्द बांध लेना, तो वो कहते हैं उसे बांधे जो है वो खड़ा है। चारपाई पर सरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की डिबिया रखी हुई थी। अब वो कहते हैं चारपाई पर सरहाने की तरफ यानी कि जो सरहाने वाली साइड है जहाँ पर कि आप अपना सर रखते हैं, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर बीड़ी का बंडल, बीड़ी कहते हैं सिगरेटों को, तो सिगरेटों का एक बड़ा सा बंडल था, और दिया सलाई कहते हैं रोशनी करने के लिए जो आप लोग जलाते हैं, दिए के बीच में तेल डालकर जो है वो रुई रखी होती है, तो उसको कहते हैं, वो सारा जो है ये चीज़ें रखी हुई थी। पूंछ के छप्पर में एक 1.5 उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां जो है थोप रही थी। अच्छा, आपके मैं एक क्लास बताऊं कि एक बार दिया सलाई जो है उसको भी कहते हैं, दूसरा ये कि जो टांके करने वाली होती है ना, उसको भी जो है हम कह सकते हैं। तो बाजरे की मोटी मोटी रोटियां जो हैं वो थोप रही थी। वो कहते हैं फूंस के छप्पर में यानी कि एक इस तरह का जगह बनी होती है जहाँ पर आप घास फूस वगैरह डालकर जो है आग को जलाते हैं। तो वो कहते हैं वहाँ पर जो है एक 1.5 उम्र की औरत, 1.5 उम्र यानी कि बड़ी उम्र की जो एक औरत थी, वो बाजरे की मोटी मोटी रोटियां लगा रही थी। थोपने से मुराद के रोटियां लगाना। तो धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया हो। तो वो कहते हैं कि जो धूप खाने वाला था, जो शख्स लेटा हुआ था, जब जो ही उसने करवट बदली तो लड़की देखकर ये हैरान रह गई, एकदम से जो है वो बिल्कुल हैरानो शुस्तर हो गई, हैरानगी में पड़ गई कि जैसे उसके लिए धड़कता दिल इस तरह रुका हो उस लड़के को देखकर कि जैसे वो दिल थक गया हो। वही स्टेशन का अमीरज़ादा, अब वो देखती है क्या कि स्टेशन का जो अमीरज़ादा था, जो ओवरकोट में था, वो उस चारपाई पर तहमद बांधे पड़ा था। अचानक दोनों की नज़रें चार हुई। अचानक जो है वो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। जब उस लड़के ने फ़ौरन उस लड़की की तरफ देखा तो उसने बड़ी जल्दी से जो है वो अपनी करवट बदल दी, यानी कि अपनी साइड जो है वो बदल ली। छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था। छप्पर में यानी कि उसी जगह पर जो है वो एक खूंटी कहते हैं किल्ली को, जिसके ऊपर जो कपड़े वगैरह लटकाए जाते हैं, कोई कील जो है वो दीवार पर ठोका होता है और उस पर कपड़े लटकाए जाते हैं। तो वो कहते हैं वहाँ पर एक बड़ा कीमती सा ओवरकोट जो है वो झूल रहा था। चलो, इस मकान में कौन रहता है अब? अच्छा, अब वो कहती है कि बिट्टू, हाँ जी, लड़की का नाम था। वो कहती है बिट्टू, इस मकान में कौन रहता है अब? लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। अब जो है लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, उस बहन से जिसको उसका बुर्का जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो कहते हैं कि वो बुर्का पहने जो है वो उससे पूछ रही थी, उस लड़की से पूछ रही थी जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि वो इस बुर्के में कैसी लगती है। अब आते हैं सफ़ा नंबर 66 की तरफ। एक बेवा और इसका एक लड़का भी है। अब वो कहती है एक बेवा औरत रहती है। बेवा वो उस औरत को कहते हैं जिसका हामन जो है वो फोत हो चुका होता है। तो वो कहते हैं कि एक बेवा औरत रहती है और इसका एक लड़का भी जो है वो साथ है। शहर में पढ़ता है, बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है। अब वो कहती है कि उसका जो बेटा है वो शहर में पढ़ता है और वो जो बेवा औरत है वो बड़ी सीधी सादी सी है। हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। तो वो कहती है कि हमारे यहाँ के जितने कपड़े हैं वो सारे यही औरत सीती है।
दिन है कुछ पता। तो सारे कपड़े वहीं सीती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुरके को घूर रही थी। अब वो कहते हैं कि वो जो लड़की थी वो खड़ी जो है वो बुरके को बड़ी गौर से देख रही थी। अच्छा जी, अब हम आते हैं मुलम्मा के खुलासे की तरफ। हमने आपको इसकी पढ़ाई जो है ये भी सारी करवा दी है, इसके अल्फाज पानी भी समझाए हैं, तो अब इसके खुलासे की तरफ आते हैं। खुलासा जो है वो इसका क्या है कि इससे पहले पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं कि वो रेलवे टिकट के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी। लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि रेलवे टिकट घर जो था जहाँ से टिकट खरीदते हैं वो उसके सामने जो है एक बड़े खूबसूरत से बुरके में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई नकाब, कुछ मुतअज्जब सी निगाहें, बड़ी मुतअज्जब सी निगाहों से मुराद की बड़ी हैरान कुन सी जो निगाहें थी वो थी। और रात के 11:30 बज चुके थे। तो वो कहते हैं कि रात के 11:30 जो है वो बजे हुए थे। रात के 11:30 बज चुके थे और गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, यानी कि 15 मिनट में जो है वो गाड़ी आ जानी थी। टिकट घर की खिड़कियां अभी भी बंद थीं और उसकी जो हैरान कुन नज़रें थी वो बंद खिड़कियों में बार बार देख रही थी कि भाई ऐसा क्यों है कि गाड़ी के आने में 15 मिनट हैं और अभी भी जो है वो टिकट घर बंद है। उसने नज़र अपने इर्द गिर्द डाली, ज़मीन पर, बेंचों पर देखे। काफ़ी आदमियों को वो घूर रही थी। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बड़ी बड़ी सी लाशें पड़ी हुई हैं, जैसे कि इन सबको ज़िंदगी में कभी सफ़र करना ही नहीं, इन्हें सिर्फ यहीं पर रहना। वो आहिस्ता से कुल्ली की तरफ मुड़ी, जो इसका हल्का फुल्का सा टाची केस जो है और इसका जो छोटा सा बिस्तर रखे हुए इसके साथ साथ चल रहा था। कुली अब टिकट घर नहीं खुला, कुली अभी तक टिकट घर नहीं खुला, यानी कि कुली को ये कहते हुए जो है वो मुखातिब हो रही थी। कुली आगे से कहता है कि ये गाड़ी जो है ये हमेशा लेट रहती है, यानी कि आपको इस गाड़ी पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर कुली जो है वो अपनी धुंधली सी जो निगाह थी, उसकी जो तन्हा आंख से मुराद एक आंख थी, चूँकि 2 आंखें होती हैं लेकिन एक आंख उसकी ख़राब होने की वजह से यहाँ पर हम लोग उसकी तन्हा आंख का नाम जो है वो देते हैं। तो वो कहते हैं कि उसकी जो एक आंख थी और वो भी धुंधली सी, यानी कि उसे सही नज़र ना था आ रहा, तो वो उसके चेहरे पर उसने बड़े जो गाड़ी यानी कि बड़े गौर से उसने लड़की को देखा और जैसे उसकी दूसरी फूटी हुई आंख जो है उसका पपोटा जो है वो बड़ी बेमायगी के साथ कांप रहा था, फड़क रहा था। तो कहाँ बैठूँ मैं? अब वो उससे ये मुखातिब होकर कहने लगी कि अब मैं कहाँ बैठूँ, यानी कि मुझे कोई मुनासिब सी जगह नहीं मिल रही। जैसे अपने आप से वो सवाल कर रही है। उसने फिर एक बार करीब होकर बड़ी गरीब सी नज़र जो है वो इन लोगों पर देखी। यही बैठ जाओ यहाँ, ऐसे उसे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसकी बहुत सी बेइज्जती की हो, उसके रेशमी बुरके की, उसके खूबसूरत चेहरे की, उसके उम्दा सामान की। तो उसे ये चीज़ें जो है वो बड़ी गैर मुनासिब सी लग रही थी। ये सोचकर जो है वो उसका दिल बैठने लगा और वो खामोशी से नीम तरीक सी काली कलोटी सड़क यानी कि बड़ी स्याह सी सड़क को गौर से देखने लगी, जिस पर इक्का दुक्का यानी कि कोई जो यक्के हैं वो बड़ी मैली सी चिमनियों के साथ जो है वो आगे बढ़ते जा रहे थे। मैली सी चिमनियों की जो गाढ़ी रोशनी थी वो उस सड़क पर भीग रही थी। फिर उसका ख्याल जो है वो फ़ौरन अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। अपनी मौजूदा हालत यानी कि जो हालत इस वक्त उसकी चल रही थी वो उसकी तरफ बड़ी गौर से सोचने लगी। मैं क्या हूँ इस वक्त देखने वालों की नज़र में? मैं कोई बहुत अमीर सी लड़की हूँ, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। मैं एक बड़े गरीब से ख़ानदान की हूँ, लेकिन दूसरों को मैं यही जाहिर करती हूँ कि मैं बड़ी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। वो बड़ी परेशान थी और बिल्कुल ऐसे थी जैसे यक्के की धुंधली सी लालटेन हो, यानी कि जिस तरह यक्के के ऊपर एक लालटेन चलती है और जिसकी रोशनी जो है वो इतनी तेज़ नहीं होती, इसी तरह लड़की का भी हाल था। फिर कुल्ली आगे से कहता है कि मैं क्या आपका सामान यहीं पर रख दूँ? लड़की जो है वो फिर एक बार गुस्से से जो है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। उसने किस कदर गुस्से से कहा। फिर अंधेरे में वो इधर उधर घूरती है तो अचानक जो है उसे सड़क के ऊपर, तन्हा सड़क के ऊपर किसी के बूटों की आवाज़ सुनाई देती है। जो ये स्टेशन की रोशनी जो है वो तेज़ होती है तो क्या देखती है कि एक नौजवान सा लड़का जिसने एक भारी सा ओवरकोट पहना हुआ है वो उसकी तरफ आ रहा है। लड़की समझी कि शायद टिकट लेने आ रहा है, यानी कि वो ये समझ रही थी कि ये कोई टिकट लेने वाला आदमी है। वो बड़ी बेसाख्ता सी उसने उसकी तरफ देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन नौजवान लड़का जो है वो अपनी टाई की गिरा सही करता हुआ एक चुपती सी नज़र उसके ऊपर डालकर जो है वो टिकट घर की तरफ चला गया। लड़की के खुले हुए लब सिकुड़ गए। इससे मुराद ये है कि लड़की जो है वो जो मुस्कुरा रही थी एकदम से जो है उसने अपना चेहरा बहुत ज़्यादा सीरियस कर लिया। वो कहा कोई अमीर ज़्यादा है, वो 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा? फिर वो ये सोच रही थी कि कोई
अमीर ज़्यादा होगा, लेकिन उसने थर्ड क्लास का टिकट क्या करना है, थर्ड क्लास मतलब तीसरे दर्जे का। फिर हम सामान रख के जायद हैं। फिर कुल्ली जो है वो उससे कहता है कि मैं ये सामान यहाँ पर रखूँ और चला जाऊँ यहाँ से। आगे से लड़की जो है वो बहुत गुस्से में उससे कहती है बको मत, बकवास नहीं करो, मैं यहाँ हरगिज़ नहीं बैठूंगी, ऊंची आवाज़ में और बहुत ऊंचे लहजे में वो उससे बोली। अचानक वही नौजवान जो है वो टिकट करके पीछे से निकल आया। कुल्ली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते, वो बोला। फिर लड़के ने जो है वो कहा कि तुम इन्हें जनाना इंटर क्लास में क्यों नहीं ले जाते, इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा। लड़की कुल्ली से मुखातिब थी। जब लड़के ने ये कहा तो लड़की कुल्ली की तरफ देखकर कहती है कि इतनी दूर से टिकट कौन लेने आएगा, टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का। नौजवान भी जैसे कुल्ली से पूछा। एक लम्हे के लिए जो है वो लड़की सन्नाटे में आ गई कि जब लड़के ने उसे ये कहा कि आपको इंटर क्लास चाहिए या सेकंड, क्योंकि इंटर और सेकंड जो है ये दोनों ही टिकटें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और इसे आम और गरीब सा तबका जो है वो हरगिज़ नहीं खरीद सकता। कुल्ली चलो, बड़े रोब से और बड़े गुस्से से जो है वो बोली। आगे आगे कुल्ली था, लड़की उसके पीछे पीछे थी और साथ जो है वो उसकी एड़ी या सैंडल की आवाज़ जो है वो भी हर तरफ गूंज रही थी। अब कुल्ली जो है वो उससे अपनी मजदूरी वगैरह मांगता है। अब क्योंकि लड़की ने जो बटवा पकड़ा हुआ था, जो पर्स था, जो बड़ा खूबसूरत सा था, उसे देखकर कुल्ली बार बार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा था। आगे से वो कहती कि तुम्हें अभी फ़िलहाल इस वक्त पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं जब तक अपना पूरा सामान रखवा नहीं लेती तब तक तुम मेरे साथ रहोगे और ट्रेन में मुझे ये सामान रख कर फिर तुम जाओगे और तुम्हें इसके बदले में मैं अच्छा मुआवजा दूँगी। कुल्ली जो है वो अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया। नारियल जैसे सर से मुराद है कि बड़ा सा सर था जिसके ऊपर उसने पगड़ी लपेटी और वो आगे की तरफ चला गया। लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन थी। अभी वो इस बेचैनी में ही थी कि सामने बेंच पर देखा कि कोई कंबल में लिपटा जो है कुलबुला रहा था। कुलबुला से मुराद के बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकाल रहा था। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। जहाँ भी कहीं जाओ ये कमबख्त मर्द जो हैं हर तरफ टपक पड़ते हैं, आ जाते हैं। अब अपने जहन में वो ये चीज़ें सोचने लगी कि उसने सेकेंड और इंटर क्लास का शोशा क्यों छोड़ दिया। यानी कि उसे ये लग रहा था कि लड़का जो है वो उसे बहुत ज़्यादा अमीर समझ रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये जो एक हिटाची केस और एक बिस्तर है यही उसकी कुल कायनात है, मतलब उसकी सारी जायदाद है, उसके अच्छे ज़माने की यादगार हैं। उसे यही नहीं मालूम कि वो जो बटवा था, जो पर्स था, जो उसने बड़ा खूबसूरत सा पकड़ा हुआ था, वो उसकी दोस्त ने उसे तोहफा दिया था और बुरका वो अपनी खाला जान से मांग कर लाई हुई थी, यानी कि वो भी उसका अपना नहीं था। खैर, अब ये था कि वो ये सोच रही थी कि उसने सफ़र क्यों किया। असल में दोपहर को चचा जान का ख़त मिला और मालूम हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो अम्मी ने ये कहना ज़रूरी समझा कि भाई हमें जो है वो उनकी इयादत के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि भाभी को ये ख्याल होगा कि भावेज को सिर्फ पैसों से लगाव है। जब से जो है हमारे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं, हमारे चचा जान ने हमारा बहुत ख्याल रखा, तो कहीं वो ये ना समझे कि अब वो बीमार हो गया तो कोई पता लेने के लिए नहीं आया। इस बात पर जो है वो दूसरी जगह सफ़र के लिए मान गई। इस पर उसकी वालदा जो थी उनके पास कुछ 300 रुपये जुड़े हुए थे, जिसमें से 100 रुपया जो है वो उन्होंने उसे दिया कि तुम अपने छोटे भाई अकील को साथ ले जाओ और सफ़र करो। वो कहती है कि हमेशा मुझे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि जब भी कहीं जाना हो अकील को साथ ले जाओ, ऐसे कि जैसे मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ और मुझे कोई खा जाएगा और अकील को देख कर डर के मारे उगल देगा। फिर उस पर वो अपनी माँ से कहती है कि सलमा और रज़िया भी तो लड़कियाँ हैं, देखो वो भी तो सफ़र करती हैं। तो उसकी माँ कहती है वो किसी अमीर घराने की लड़कियां हैं, वो अमीर हैं, वो कर सकती हैं। उस पर वो कहती है अगर वो अमीर हैं तो उसके साथ तो नौकरों को जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्यों तनहा सफ़र करती है। हम चूँकि गरीब हैं, हम तो सिर्फ अपना ही सफ़र का खर्चा निकाल सकते हैं, हम नौकर कहाँ से लाएं। लेकिन खैर इस बात पर जो है उसकी माँ के साथ उसकी बहस छिड़ती है और आखिर वो बग़ैर अकील के जो है वो अकेले ही सफ़र करती है। खांसी की खूखू की आवाज़ें चौंकी, देखा कि ये कौन है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से खांस रहा है। अचानक ही एक झुर्रियों का मारा हुआ एक शख्स था, एक औरत थी जो कि सामने कंबल में लिपटी हुई थी। उसने देखा बड़ी ढीली ढाली सी उसकी फ़्राक, उसके बालों को देखकर उसे मालूम हो रहा था कि ये कोई ईसाई औरत है। ईसाई से मुराद की गैर मुस्लिम क्रिश्चियन औरत थी। लड़की ने बड़ी तनकीदी से निगाह उस पर डाली और उस बुढ़िया को देखा कि भाई अफसोस, अगर कोई मुझे साथ भी मिला तो वो इस तरह का साथ है।
अगर होता तो मेरे साथ कोई एक बड़ी चंचल शौक सी लड़की होती जिसके साथ मैं बैठती, बातें करती और वो मेरे बुर्के को बड़े रश्क से देखती। कुल्ली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उसके साथ जो है वो चली गई। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती जा रही थी कि कहीं वो लड़का जो है वो 3rd क्लास की टिकट लेते हुए उसे देख ना ले। खैर वो क्या कहेगा कि ये लड़की दिखने में तो बज़ाहिर बहुत अच्छी मालूम हो रही थी, बहुत अमीर, और अब ये 3rd क्लास की टिकट ले रही है। अभी वो इतना सोच रही थी कि चीखती चिंगाड़ती हुई गाड़ी जो है वो प्लेटफार्म पर आकर रुकी। यानी कि बहुत ऊंचे से शोर मचाती हुई, हॉर्न करती हुई ट्रेन जो है वो प्लेटफार्म पर आकर रुकी। जब लड़की कुल्ली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली तो उसकी नज़र फिरी उसी नौजवान पर पड़ी जो सिगरेट मुंह में दबाए उसे गौर से देख रहा था। अब क्या हो, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी कि अब जो है वो क्या होगा कि उसने मुझे फिर देख लिया। अब उस जनाना डब्बे के बिल्कुल करीब पहुंची। औरतों की काउं और जेवरात की जंगार उसे जो है वो बहुत से तंग कर रही थी और उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कैदियों ने इतना जेवर औरतों ने पहना रखा था कि उसकी आवाज़ उसे कैदियों की हथकड़ियों और बेड़ियों की सी मालूम हो रही थी। और उस पर जो मर्दों की हदायतें थी, कभी कोई मर्द किसी मर्द की आवाज़ों से तंग कर रही थी कि मुन्नी की अम्मा सामान ना खोने पाए, और कभी कोई मर्द जो है वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था कि खबरदार तुम्हारा नकाब ना खुलने पाए। तो वो कहती मुझे ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी आवाज़ें बड़ा तंग कर रही थी। अब वो लड़की का कुल्ली जो है वो दरवाजे पर अड़ा देख रहा था कि जो ही वो आगे थोड़ा सा रश कम हो तो वो लड़की का सामान जो है वो रखे। अभी वो इतना सोच ही रहा था कि औरतों और मर्दों की एक बड़ी टोली हमलावर हुई और लड़की जो है वो उनके दरमियान में फंस गई। इस लड़की ने देखा कि एक औरत चांदी की बेशुमार चूड़ियाँ पहने जो है वो बुरके की गदड़ी से अपना हाथ निकालती है, बुरी कहते हैं जेब को, तो वो कहते हैं उसमें से अपना हाथ जो है वो निकालती है और लड़की को एकदम से ज़ोर से धक्का दे देती है। लड़की एक झकोला खाकर संभल गई। एक झकोला यानी कि हल्का सा धक्का लड़की ने खाया और वो एकदम से धक्का खाने के बाद संभल गई। अब ऐसा है कि उसे ये लग रहा था कि उसका दिल करे कि जो औरत है या तो इसके बुरके को फाड़ दें या फिर इसे धक्का देकर यहाँ से नीचे गिरा दे। अरे कुली, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? वो पूरी ताकत के साथ चलाई। अब वो पूरी ताकत और हिम्मत से चलाई और उसने कुली को कहा कि तुम मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए हो। उसकी निगाहें सामने सैकड़ों मैले कुचैले गंदे बुरकों की तरफ थी जो उसे गौर से देख रहे थे। खैर उन सब पर जो है वो उसकी तंजिया मुस्कुराहट थी। उसके दिल के गोशे में ये आरज़ू बड़ी फड़फड़ा रही थी कि काश उसने भी कोई इस तरह का गंदा सा बुर्का पहना होता तो कम से कम ये तंजिया मुस्कुराहट जो थी वो उसकी तरफ ना होती। फर्स्ट सेकंड इंटर जनाना इंटर द फतन, वो सारी चीज़ें जो है वो ये देखकर थम गई। फिर क्या था कि उसने डिब्बे पर इबारतें जो थी उन्हें गौर से देखना शुरू कर दिया और ये दर्जा उसे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि एक मूसलाधार बारिश में किसी दरख्त का साया। बिना सोचे समझे वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। कुल्ली जो है वो बाहरी खड़ा उसे बड़ी हैरानगी से देख रहा था। ले आओ सामान, उसने कुल्ली को बड़े दिलफ्रेब अंदाज से मुस्कुराहट के साथ कहा कि तुम जितना सामान है वो ले आओ। कुल्ली सामान रखकर उसे गौर से देखने लगा कि अब वो अपना बटवा खोले और उसको जितना भी है उसका मुआवजा वो अदा कर दे। उसने बटवा खोला और उसमें से कुल्ली को 98 दिए। अब 98 देकर जो है वो कुल्ली एकदम से खुश हो गया कि अरे भाई इतना हल्का फुल्का सामान, यानी कि सामान तो बहुत कम था और इस सामान पर जो है वो उसने 98 दिए, तो लिहाजा कुल्ली जो है वो उससे बड़ा खुश हुआ। सीटी की आवाज़ सुनकर कुल्ली उतर गया और फिर लड़की के होंठ जो हैं वो एकदम से बड़ी अनाबी सी मुस्कुराहट के साथ खिलने लगे। वो दरवाजे से लगकर खड़ी देख रही थी। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठूंसे खड़ा उसे बड़ी मीठी नज़रों से घूर रहा था। सफ़र नंबर 64 की तरफ आते हैं। गाड़ी को जुम्बश हुई, यानी कि हरकत हुई गाड़ी को, और गाड़ी ने आगे आगे चलना शुरू कर दिया। ट्रेन ने स्टेशन की दुकानें, खांचे वाले, कुल्ली, इन सब को पीछे छोड़ा और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। उससे ट्रेन की जो स्टेशन की जो बत्तियां थी, जो चमकती हुई बत्तियां थी, वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे जुगनू की कोई चमक। आखिर गुप अंधेरे में जो है वो ट्रेन जब आ गई तो उसकी नज़र डिब्बे के अंदर पड़ी। देखा तो वहाँ पर दो औरतें जो हैं वो सीटों पर अपने ऊपर लिहाफ लपेट कर पड़ी हुई थी। उनके भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ थीं और बिल्कुल भी इतनी भी जगह ना थी कि वो थोड़ी सी भी जगह किसी को देते। तीसरे कोने में उसने देखा कि एक बड़ी कमज़ोर सी दुबली पतली सी औरत एक बच्चे को दूध पिला रही थी और उसके साथ 2 साल का बच्चा जो है वो मिनमिना रहा था और वो बिल्कुल ऐसे था जो कि बड़ा ही कमज़ोर सा, और खाल उसकी ऐसे लटकी हुई थी कि जैसे पैदाइश के फ़ौरन बाद ही कोई एकदम से बूढ़ा हो गया हो। डब्बे पर अजीब सा माहौल तारी था। लड़की बददिल होकर
होकर इस सीट पर टिक गई। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी तो लड़की ने देखा कि उसका जो दिल है वो पसलियों के साथ टकरा रहा है। टकराने से मुराद उसे इस कदर शिद्दत जो है वो भूख की महसूस हो रही थी कि उसका दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर इतनी तेज़ी से जब उसने देखा कि उसका दिल धड़क रहा है तो उस वक्त अगर फ़ौरन कोई इससे टिकट मांगता तो उसे चक्कर आने लगे। आखिर ये दिखावा, ये बनावट जो है वो क्या है? मुलम्मा कहते हैं दिखावे को, बनावट को। अब वो ये सोच रही थी कि मुझे इस कदर दिखावा करने की, इस कदर बनावट करने की क्या ज़रूरत थी? दुनिया में अमीर और गरीब सभी लोग रहते हैं, मुझे क्यों, मैं जो मेरी हैसियत थी या जो मेरी औकात थी मुझे वही दिखलानी चाहिए थी। मुझे इस तरह से जो है वो झूठ और मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए था। अभी वो इतना सोच रही थी कि आसमान पर जो है वो सुबह की रोशनी रेंगती हुई नज़र आ रही थी और तारे हैं वो बिल्कुल इस तरह से थे जैसे सहमे कांपे होते हैं। गाड़ी जो है वो एक स्टेशन पर आकर रुकी। लड़की ने फ़ौरन से देखा कि वो स्टेशन का नाम पढ़े कि क्या वो उसका स्टेशन तो नहीं, लेकिन वो उसका स्टेशन नहीं था जहाँ उसे रुकना था। सोई हुई औरतें जो हैं वो उठ बैठी, दवाइयाँ लेकर जो है वो किसी ऐसी ज़ुबान में बात कर रही थी जो उस सूबे की नहीं थी जिससे लड़की का ताल्लुक़ था। इनमें से एक लड़की जो है वो ना तो उनकी तरफ मुतवज्जा हुई और ना ही वो लड़की की तरफ मुतवज्जा हुए। वो ऐसे लग रहा था लड़की को जैसे उनके काले चेहरों के सामने उसके काले बुर्के की भी कोई हैसियत नहीं थी। लड़की ने अपना जो सामान था वो घसीट लिया क्योंकि उसे उससे आगे वाले स्टेशन पर उतरना था। गाड़ी रुकी तो जल्दी से वो प्लेटफार्म पर उसने अपना सामान जो है वो नीचे फेंका और टाची किस लेकर उतर गई। इस स्टेशन पर गाड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मामूली सा स्टेशन था। ट्रेन ने सीटी दी और वो इस नौजवान पर एक अलविदाई नज़र डालने के लिए रुकी रही। अब ट्रेन ने जो है वो सीटी दी। सीटी से मुराद ये है कि जब ट्रेन आगे चलती है, अगले स्टेशन पर जाना चाहती है या चलती है तो वो उससे पहले फ़ौरन ही जो है वो सीटी की आवाज़ आती है। इस नौजवान ने जो अब वो जो है लड़की इस नौजवान पर अलविदाई नज़र यानी कि अल्लाह हाफ़िज़ कहने वाली एक नज़र उसने उस पर डाली और जाने का इरादा कर लिया। उसका ख्याल था कि वो यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बड़ी खुश थी कि इस नौजवान को उसकी गरीबी के बारे में बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन वो ये चीज़ देखकर बड़ी हैरान रह गई, बड़ी सन्नाटे में आ गई कि वो जो लड़का था वो भी उसी स्टेशन पर उतरा और वो अपने साथ जो एक आदमी था वो उससे अलविदाई मुसाफा कर रहा था। अलविदाई मुसाफा से मुराद है कि किसी से हाथ मिलाना अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए। अब वो उस लड़की के पास जो है चूँकि 3rd क्लास का टिकट था और वो ये नहीं चाहती थी कि उस लड़के को ये पता चले कि मेरे पास जो है वो 3rd क्लास का टिकट है। लड़की जो है उसके दिल में जो है उसके बोझ था और वो बोझ क्या था? वो 3rd क्लास का टिकट जो है वो उसके दिल पर एक बोझ की तरह था। वो एक लम्हा जो है वो बड़ी तज़ब्ज़ुब की हालत में खड़ी रही, यानी कि बड़े परेशान लम्हा जो था वो गुजार रही थी कि अब वो क्या करेगी। आखिर उसे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। शिकस्त मान लेना कि आखिरकार उसे वो टिकट देनी ही थी। वो बड़े मुतमईन कदमों से बाहर निकली। उसकी हालत जो है वो बिल्कुल इस तरह से थी कि जैसे कोई आदमी अपने कपड़ों पर छींट डाले बगैर दरिया पार करता हो, लेकिन जो ही वो दरिया के किनारे पर पहुंचे तो गिरकर सारे का सारा भीग जाए। अब ऐसा था कि वो ये सारी चीज़ें जो है मुसलसल सोची जा रही थी कि लड़का क्या सोचेगा उसके बारे में। ये एहसास जो है उसके सीने में सुराख कर रहा था। सुराख करने से मुराद कि उसके सीने में दुख के छेद जो हैं वो बनते जा रहे थे। अब ऐसा था कि तांगे पर बैठकर उसने रोना शुरू कर दिया। चचा के हाँ जो है जब वो पहुंची तो उसका इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया गया। सब ने उसका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। उसने बीमार चचा की इयादत के लिए तन्हा सफ़र किया था, लेकिन सब जो हैं वो उसकी इसी बात पर जो है वो उसका बड़ा अच्छा इस्तकबाल कर रहे थे। खैर, लेकिन उसे एक चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और वो ये थी कि वो लड़का जो है वो उसके बारे में क्या सोचेगा। सबके कहने पर, सबके बड़े इसरार पर उसने चाय पी, जो क्योंकि सब उसे कह रहे थे कि मुसलसल तुम सफ़र से थकी हुई आई हो इसलिए चाय पियो, लेकिन वो चाय भी उसे कड़वी दवाई की तरह लग रही थी। अपने ख्यालात से जान छुड़ाने के लिए वो कोठे पर चली गई, यानी कि छत पर चली गई ताकि वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो धूप सेके। उसके पीछे उसकी चचाजाद बहन भी आ गई। बाजी ये बुर्का तो बड़ा अच्छा है, और अपने साथ वो बुर्का भी उठा लाई, ये कहकर कि ये जो बुर्का आप पर पहन के आई हैं ये तो बहुत अच्छा है और मुझे ये बुर्का बड़ा पसंद है और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इसी तरह का एक बुर्का बनवाऊँ। लेकिन उसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे ही वो बुर्के की बात करती तो उसे जो है वो जहर लगने लगता और वो उस बुर्के को कहरलूद नज़रों से देखती। लंबी चौड़ी छत पर वो बड़ी बेचैनी से टहल रही थी और बुर्के की
तारीफ सुनकर उसे वो वाक़यात याद आ रहे थे। उसकी बहन बुर्का पहनकर खड़ी हो गई। उसने फ़ौरन, उसकी जो चचाजाद बहन थी वो फ़ौरन ही से बुर्का पहनकर उसके सामने खड़ी हो गई और मुसलसल जो है वो बुर्के की तारीफ़ें कर रही थी। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल जो है वो दूसरी तरफ बटाने लगी कि वो चाहती थी कि मेरा जो ख्याल है अब वो ना तो उस नौजवान की तरफ जाए और ना ही बुर्के की तरफ। तो वो जो है मुसलसल मकान के इधर उधर देखने लगी। जो ही उसने मकान से नीचे देखा वो हैरान ही रह गई कि गोबर से लुता पुता एक ऐसा आंगन जिसमें बड़ी गंदी सी और बड़ी अजीब किस्म की बांस की चारपाई थी और उस पर एक आदमी, एक नौजवान जो है वो तहमद बांधे लेटा हुआ धूप सेक रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल था और दिया सलाई की डिबिया रखी हुई थी। दिया सलाई यानी कि टांका लगाने वाली, कपड़ों को टांका वगैरह लगाने वाली, सिलाई कढ़ाई करने वाली जो सुई थी उसको कहते हैं। तो वो कहते हैं कि बीड़ी का बंडल था और दिया सलाई की डिबिया पड़ी हुई थी। फूस के छप्पर में एक बड़ी उदेड़ उम्र यानी कि बड़ी सी उम्र की एक औरत थी जो कि मोटी मोटी रोटियां लगा रही थी, बाजरे की मोटी मोटी रोटियां लगा रही थी। अब वो कहती है दूध खाने वाला जो आदमी था, जो ही उसने करवट बदली तो लड़की का दिल एकदम से देर से धड़कने लगा, ये देखकर कि वही अमीरज़ादा था जो उस गंदे से मकान में और गोबर वाले सेहन पर एक बड़ी गंदी सी चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था। लड़की ने जब उसकी तरफ देखा तो बड़ी जल्दी से उसने करवट बदल ली। छप्पर में एक खूंटी थी जिसके ऊपर उसका वो ओवरकोट झूल रहा था। बिट्टू, उसने फ़ौरन से अपनी चचा की जो बहन थी उसने फ़ौरन उससे पूछा कि इस मकान में कौन रहता है। लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, यानी कि अपने चचा की बेटी से उसने सवाल किया। उसने कहा जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि ये बुर्का उसे कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उसने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि यहाँ पर जो है वो एक बेवा औरत रहती है और उसका एक लड़का भी उसके साथ रहता है जो कि शहर में पढ़ता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी सी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, यानी कि हमारे यहाँ जितने भी कपड़े बनते हैं वो सारे यही औरत सीती है। लेकिन सच मानो बहुत अच्छे सीने के बावजूद वो सिलाई जो है वो बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को घूर रही थी। तो लड़की जो है वो सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को बड़े गौर से देख रही थी, बड़े मुआयना कर रही थी और एकदम से उसके ऊपर जो है वो सारे का सारा राज खुल गया। जी क्लास, तो ये जो सबक मुलम्मा था असल में इसका मतलब ही यही है दिखावा और बनावट, के लोग जो हैं वो दिखावा क्यों करते हैं, बनावट क्यों करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैंने तुम्हें जो नवाजा, जितना नवाजा तुम उसमें खुश रहो, एतदाल से और मियाना रवि से चलो और दिखावा और बनावट ना करो। यानी कि जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उसे बताओ, उससे बढ़ चढ़ कर शोशी छोड़ने की या मुबालगों से काम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाजरा मसरूर ने अपने इस अफसाने में यही चीज़ें बताने की कोशिश की हैं कि अल्लाह ने आपको जितना दिया आप उसी में रहो। आप दूसरों के सामने अपनी हैसियत बनाने की कोशिश ना करो, दूसरों के सामने अमीर बनने की कोशिश ना करो, बल्कि जिस तरह से भी जैसा भी वक्त गुजर रहा है उसमें खुश रहो और फ़ख्र से बताओ कि हमारे पास अल्लाह का दिया जो कुछ भी है वो सब कुछ मेहनत से है। तो जी क्लास, अब जो है हम आते हैं हस्बे ममूल। मैंने आपको बताया है कि मैं जो है वो राइटर जो होते हैं उसकी तारुफ, उसके हालात ज़िंदगी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ, क्योंकि बोर्ड के जितने भी MCQs होते हैं उनमें इनका आना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हाजरा मसरूर जो हैं वो सबक मुलम्मा की राइटर हैं और इनकी जो पैदाइश का सन है वो मैं आपको लिख देती हूँ। इनकी पैदाइश का सन 1929 और इनकी जो वफ़ात थी वो 2012 में हुई। अब आते हैं हम इनकी ज़िंदगी के कुछ हालात की तरफ। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। इनके वालिद डॉक्टर तहव्वुर अली खान सरकारी मुलाजिम थे। जी क्लास, हाजरा मसरूर जो हैं वो कुछ अरसा उन्होंने अहमद नदीम कासमी के साथ रिसाला नकूश की अदालत में शरीक रहीं और इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा बात मशहूर होती है, इनकी शादी मरूफ सहाफ़ी अहमद अली खान जो कि डॉन से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि मुदीर थे डॉन के, ये उनका ताल्लुक़ था और वो सहाफ़ी थे, बड़े मरूफ व मशहूर थे अहमद अली। इनकी शादी इनसे हुई थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। ख़वातीन अफसाना निगारों में हाजरा मसरूर ने खासी शोहरत हासिल की। इनके ज़्यादातर अफसानों का मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझनें थी।
मरूफ अफसाना निगार और नक्काद मुमताज़ शीरी लिखती हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने हाजा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं। तो इनका जो है ये वाला जो कॉल है ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ों को मैं हाईलाइट करती हूँ, आपने इन्हें ज़रूर करना है। अब आते हैं हम इनके मुतअद्दिद अफसानवी मजमूए जो हैं वो शाया हो चुके हैं। मसलन ये इनके अफसानों के नाम हैं, यानी कि इनकी तसनीफ़ के नाम हैं चरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वगैरह। ये सारे के सारे इनके बड़े मशहूर व मरूफ अफसाने हैं। वो लोग के नाम से इनके ड्रामों का एक मजमुआ भी शाया हो चुका है, यानी कि वो लोग, वो कहते हैं कि ये जो इनके ड्रामों का एक मजमुआ है वो लोग के नाम से ये भी शाया हो चुका है। हाजरा के अफसानों का कुल्लियात सब अफसाने मेरे 1991 में लाहौर से शाया हुआ था। तो वो कहते हैं कि हाजरा के अफसानों की कुल्लियात यानी कि जो एक मजमुआ है उसमें सब अफसाने मेरे, ये 1991 ईस्वी में शाया हुआ था, 1991 में, और आपने इसे भी हर हाल में करना है। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजार कर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गई और ये कराची ही में दफन हुई थी। जी क्लास, तो इनके तारुफ में ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इन्हें ज़रूर करेंगे और ये पेपर्स में आती भी हैं एमसीक्यूज़ की शक्ल में। ख़ास तौर पर जो मैंने आपको कॉल बताया कि इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने हाजा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं, ये भी जो है ये कॉल इस तरह से आता है कि ये एक जुमला लिखा जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि ये किस जो है अफसाना निगार या नक्काद ने हाजरा मसरूर के बारे में कहा था, और वो थी मुमताज़ शीरी। तो इसका जो जवाब जो है वो ये है। तो आप इस तरह से जो है इनके एमसीक्यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं मुख्तसर सवालात के जवाबात की तरफ, यानी कि मश्क की तरफ आते हैं। सबक नंबर 8 मुलम्मा, जिसकी मुसन्निफ़ हैं हाजरा मसरूर। अब इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात जो हैं वो हम लिखते हैं। सवाल नंबर 1, कुल्ली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो इस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया? जी, जब कुल्ली ने लड़की से प्लेटफॉर्म पर बैठने को कहा तो उसने इस कदर गुस्से से कहा, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। जब कुल्ली ने लड़की से प्लेटफॉर्म पर बैठने को कहा तो उसने किस कदर गुस्से से कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। लड़की ने एक खूबसूरत रेशमी बुर्का और रखा था। लड़की ने जो है वो खूबसूरत रेशमी बुर्का ओढ़ रखा था। वो समझ रही थी कि मैं यकीनन एक
अमीर घराने की लग रही हूँ, कि मैं यकीनन एक अमीर घराने की लग रही हूँ, लेकिन असल में वो एक मिटे हुए ख़ानदान लेकिन असल में वो एक मिटे हुए ख़ानदान की काबिल मिटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की मालूम हो रही थी। इसलिए जब कुल्ली ने उससे प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए कहा तो वो गुस्से में आ गई। जी, कुल्ली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो उस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया। जब कुल्ली ने लड़की से प्लेटफॉर्म पर बैठने को कहा तो उसने इस कदर गुस्से से कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। लड़की ने एक खूबसूरत रेशमी बुर्का ओढ़ रखा था। वो समझ रही थी कि मैं यकीनन एक अमीर घराने की लग रही हूँ, लेकिन असल में वो एक मिटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की मालूम हो रही थी। इसलिए जब कुल्ली ने उसे प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए कहा तो वो गुस्से में आ गई। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। लड़की सफ़र क्यों कर रही थी? लड़की के घर वालों को लड़की के चचा जान की लड़की के चचा जान की बीमारी का खत मिला। उसकी अम्मी जान का ख्याल था उसकी अम्मा जान का ख्याल था कि घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था। ये सुनकर लड़की जाने के लिए लड़की जाने के लिए तैयार हो गई। वो अपनी चचा की इयादत के लिए वो अपने चचा की इयादत के लिए
सफ़र कर रही थी। सफ़र कर रही थी। घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो उसने क्या जवाब दिया? जब अम्मी जान ने कहा कि अकील को साथ ले जाओ, अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। घर वालों को घर वालों की ये बात लड़की को जहर मालूम हुई। उसने घर वालों से कहा कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ कि कोई मुझे खा लेगा और अकील को देखकर मारे डर के उगल देगा। जी क्लास, घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो उस पर लड़की ने क्या जवाब दिया? जब अम्मी जान ने कहा कि अकील को साथ ले जाओ, अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। घर वालों की ये बात लड़की को बड़ी जहर मालूम हुई। उसने घर वालों से कहा कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ कि कोई मुझे खा लेगा और अकील को देखकर मारे डर के उगल देगा। लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा? जब लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने देखा कि ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इन सबको सफ़र करना ही ना था। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इन सब को सफ़र करना ही
ना था। जी क्लास, सवाल नंबर 5। लड़की जिस डिब्बे में सवार हुई तो सबसे पहले उसने क्या देखा? लड़की जिस डिब्बे में सवार हुई उसमें 2 सीटों पर औरतें, उस पर 2 सीटों पर औरतें लहाफों में लिपटी हुई थीं। उनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ। उनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ इस तरह फैली हुई थी कि किसी दूसरे के बैठने की जगह ना थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली तीसरी सीट पर एक कोने में बिल्कुल दुबली पतली सी औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। करीब ही 2 साल का बच्चा, करीब ही एक 2 साल का बच्चा मिनमिना रहा था। बिल्कुल सूखा हाथ पाँव की खाल लटकी हुई कि जैसे पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बूढ़ा हो गया हो। जी क्लास, लड़की जिस डिब्बे में सवार हुई तो सबसे पहले उसने क्या देखा? लड़की जिस डिब्बे में सवार हुई उस पर 2 सीटों पर औरतें जो हैं वो लिहाफों में लिपटी हुई थी। उनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ जो हैं वो बड़ी बिखरी हुई फैली हुई थी कि किसी दूसरे के बैठने की जगह ना थी। तीसरी सीट पर एक कोने में बिल्कुल दुबली पतली सी औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। करीब ही एक 2 साल का बच्चा मिला रहा था, बिल्कुल सूखा, हाथ पाँव की खाल लटकी हुई और ऐसे लग रहा था कि जैसे पैदाइश के फ़ौरन बाद ही वो बूढ़ा हो गया हो। तो क्लास सबक नंबर 8 मुलम्मा के मुख्तसर सवालात के जवाबात के बाद अब हम इसके MCQs की तरफ आते हैं और इसके MCQs हैं सफ़ा नंबर 66 पे। सवाल नंबर 2 है, सबक मुलम्मा के माहज़ का नाम क्या है? यानी कि जहाँ से ये माहज़ किया गया था उसका नाम बताएं।
एक वो लोग, दो सब अफसाने मेरे, तीन हाय अल्लाह और चार चोरी छुपे। सब अफसाने मेरे। जब लड़की स्टेशन पहुंची तो गाड़ी आने में कितनी देर थी? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या चंद मिनट? 15 मिनट। सबक मुलम्मा इसनाफ़े अदब के लिहाज से क्या है? दास्तान, अफसाना, मज़मून या नावल? तो ये अफसाना है। मुलम्मा जो है वो किसकी तहरीर है? हतीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर, सजाद हैदर यल्दरम या फिर अशरफ सबूही? तो ये हाजरा मसरूर की तहरीर है। लड़की ने कुल्ली को कितनी रकम दी? 58, 1 रुपया, 5 का नोट या 10 रुपये? तो लड़की ने 58 दी थी। लड़की के सफ़र का मकसद क्या था? सैर सपाटा, बीमार चचा की इयादत, हालाजाद बहन की शादी में शिरकत या फिर छुट्टियां गुजारना? तो वो है बीमार चचा की इयादत। लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे में किया? इंटर क्लास, अव्वल, दोम या फिर एसी में? तो लड़की ने जो है वो रेल का सफ़र इंटर में किया था। जी क्लास, तो सबक मुलम्मा जो है इसकी पढ़ाई, इसके अल्फाज मानी, इसका खुलासा और मुसन्निफ़ा जो है उनका तारुफ सब कुछ करवा चुके हैं। तो उम्मीद है आप घर में अच्छे से इसके अल्फाज मानी याद करेंगे और ख़ास तौर पर जो तलफ़्फ़ुज़ है उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, की अमान अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।